कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 23 जून है, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहने वाला है। कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं कि आप लोग चक्षु खोल देंगे। ठीक है, वास्तव में ही बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में और आंसर राइटिंग के साथ में। INA इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। बड़ा ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। स्टार्टिंग की वीडियो देखकर आप लोगों को क्या फील हुआ, उसमें ये दिखाया गया कि कभी कभी इंसान जो है हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करता है, पर लेकिन वो दिमाग नहीं लगा पाता है जिससे कि वो स्मार्ट वर्क कर सके। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं, इंसान जो होता है उसको चीज़ समझ में नहीं आती है। जैसे पहले दिन बैठा और नोट्स बनाने बैठ गया। कभी भी फर्स्ट वो में आप लोगों को किसी भी चीज़ के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। पहले एक बार उस चीज़ को पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसको एक बार रिविजन करो, एक बार फिर से उसको पढ़ो। पढ़ने के बाद में आप लोगों को जब लगे कि यार ये चीज़ें याद नहीं रह रही है, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को फाइनल नोट्स अपने तैयार करने चाहिए। ये सारे मेहनत के काम होते हैं। इंसान को ना कई बार क्या लगता है, आलस में रहता है और ये चीज़ें नहीं करता है, और फिर वो रिपीटेडली उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है कई सालों तक, और एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। नोट्स हमेशा अपने ही बनाएं। इसीलिए मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, जब भी कोई लेक्चर देखें, जब अपने नोट्स आप लोग अपने हाथों से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक आप लोगों के साथ में चलते हैं। पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई और आप लोगों को बना के दे रहा है कुछ चीज़ें नोट्स, ठीक है, तो फिर आप लोग उसका कोई और बना के दे रहे हैं। इन द सेंस मतलब जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो आती है, इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने PDF रहती है, PPT रहती है। ठीक है, तो इसमें से अगर चाहो तो आप लोग अपने पॉइंट्स निकाल सकते हो। अगर चाहो तो A4 साइज की शीट पर अपना एक जैसे नहीं टॉपिक तैयार करते हैं, फिर उसमें आप लोगों ने हल्का फुल्का सा करेक्शन किया, अपने पर्टिकुलर टॉपिक तैयार कर लिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों को दे दी गई है। तो कई बार आप लोगों को स्मार्टली काम करना होता है, तो डिसाइड करना है कि कहाँ पर स्मार्टली करना है और कहाँ पर हार्डवर्क करना है। जब इस चीज़ में आप लोग बैलेंस बना पाओगे, जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि टफ है, उसके नोट्स हमेशा बना के रखो अपने पास में। नहीं समझ में आती है, उसका रिविजन करने के लिए अपने पास में हमेशा चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं। तो स्मार्ट वर्क भी करना सीखो। हार्ड वर्क से कभी कभी चीज़ें जो हैं अच्छे से चल नहीं पाती हैं, और ज़रा सा स्मार्टनेस लगा दो उसमें, तो शानदार रिजल्ट निकाल के लेकर आता है। कैसा रहा कल का दिन आप लोगों का, और कैसे आज का दिन आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं, ये जरूर बताना। और डिसिप्लिन टेस्ट कैसे आप लोग बेसिकली कितने नंबर आते हैं, उसमें बढ़ोतरी करो यार अपनी, कम से कम जिंदगी आगे बढ़ेगी सही तरीके से, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ दिनों अभी जिस तरीके से वीडियो चल रही है, थोड़ा सा लेट आ रही है, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी लेंगी कुछ टाइम, 10 से 12 दिन मुझे लग रहा है और लेंगी। ठीक है ना, इसके बाद में सेट होने वाली है बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें आप लोगों की, और फिर सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आप लोगों को तसल्ली में देखने को मिलेंगी, बहुत ही प्योर तरीके से। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी जिस तरीके से बस ये मानो कि मिल रही हैं वीडियो, टाइम नहीं है, उसका भी रीज़न कई सारे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ चल रहा है पीछे, उन्हें कहते हैं कुछ अच्छा चल रहा है पीछे। ठीक है, तो इसकी वजह से कई बार बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर लेकिन ये मानो कि मैं वीडियो नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बच्चा कह रहा है कि सर आराम आराम से वीडियो लाना बंद करोगे क्या? वीडियो नहीं बंद होने वाली है, ये वीडियो चलती रहेगी जब तक मैं रहूँगा। ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, वीडियो नहीं बंद होने वाली है। हाँ, कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत डिले हो जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम हो जाता है, ठीक है, पर लेकिन बंद नहीं होने वाली है। शिफ्टिंग चल रही है बहुत सारी चीज़ों की एक्चुअली ज़िंदगी में। ठीक है, पहले कहीं था, अब कहीं और हूँ, फिर फ्यूचर में कहीं और हूँगा, तो शिफ्टिंग भी चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है बैकग्राउंड में, और कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही है, उसकी भी वजह से चीज़ें हो रही है। और आप लोगों को पता है टीम बहुत बड़ी हो गई है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना तो मैं ही हूँ जो सारी चीज़ें अपने सर पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी सर पे बोझ भी लगने लगता है, पर लेकिन फिर से मैनेज करके मैंने कहा नहीं, बोझ ऐसी नहीं, बोझ नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इंसान को और ज़्यादा डेडिकेटेड बनाती है, और ज़्यादा उसको काम करने के लिए मजबूत करती है। ये आप लोगों ने अक्सर अपने मम्मी पापा को देखा होगा, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, उतना ही ज़्यादा इंसान जो होता है एक तरीके से चीज़ों को संभालना सीखता है, और इतनी ही ज़्यादा मैच्योरिटी उसके अंदर से निकल कर आती है। तो हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी को पॉजिटिव वे में लो, कभी भी उसको नेगेटिव वे में ज़िंदगी में नहीं लेना है। ठीक है, तो डिस्कशन तो मैं बताऊंगा ही, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने, पहचानो कौन। रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की वजह से ये उसके हेड बन गए हैं भाई साहब। ठीक है, आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बारे में, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। बोला क्या गया कि उम्मीदें तैर रही हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। ध्यान से सुनना, उम्मीदें तैर रही हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती है। यानी कि जब भी आंधी आती है ना, बहुत सारे जो घर हैं वो ढह जाते हैं, पर उसमें से कुछ सलामत रहते हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा दोस्तों, जिसे विश्वास कहते हैं।
जिंदगी में कुछ भी हार जाओ ना, अपने ऊपर विश्वास मत हारो यार। कुछ भी हार जाओ, अपने ऊपर विश्वास न हारो। ये बोलना कि नहीं फिर से खड़े होंगे, और इस तरीके से खड़े होंगे, इस कदर खड़े होंगे कि देखने वाले जो है भौचक्के रह जाएंगे। यार ये इंसानों ने कहता उसमें, अब ये देवगन की मूवी आई थी, कह रहा है तुम मरता क्यों नहीं है, कह रहा है आज मौत उधार लेके आया हूँ बेटा, आज नहीं फिर कभी मरेंगे। तो वही बात है जिंदगी में। तो जिंदगी में हमेशा अपने आप को इस तरीके से मजबूत रखो कि एक तरीके से जो जो किरदार आपको निभाना है उसमें कोई कमी ना आने पाए, वो शानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो काफी कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता है मोदी जी जो है विजिट पर हैं, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। योगा वोगा सेलिब्रेट किया शानदार तरीके से। योगा तो बहाना था, बेसिकली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पाना और अपने साथ में अच्छे कोऑपरेशन बनाना, ये बेसिकली मेन मुद्दा था। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आज के डेट में कहीं से हम लोग को सामान खरीदते हैं ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि सामने वाला सामान बेचता है, पर लेकिन ये नहीं बताता कि बनाता कैसे इसको। तो वो उसी को बताता है जो अपने इक्वल लगता है इंसान, इनके अपने राज उसी को बताता है, लगता है कि ये मेरे राज जानने लायक इंसान है, इससे मुझे कुछ फायदा हो सकता है। तो वो जो राज होते हैं उनको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है, ड्रोन के बारे में बात की है, हेल्थ के बारे में बात की है, स्पेस कोऑपरेशन के बारे में बात की है। तो आने वाले टाइम में इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो और भी अच्छे लेवल पर आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग आप लोगों को नजर आती है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कई जगह काफी अच्छी है, पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ जगह ऐसे भी है जहां रिलेशन अब तक सुधरे नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देख लो, लंबे समय तक उसी तरीके का मुद्दा चला हुआ आ रहा है। नेपाल के साथ भी ज्यादा अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, पर लेकिन कुछ जगह काफी अच्छे हुए पिछले टाइम पे। जैसे यूएसए के रिलेशन ले लो, बहुत ही चरम सीमा पर आप लोगों को पहुंचते हुए नजर आए कई बार, पर लेकिन हर चांद में दाग होता है, इसमें भी यहाँ पर दाग है यूएसए के रिलेशन में। और वो क्या है, हमेशा रिलीजन को लेकर ये हमारे ऊपर कटास कसते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर भी ओबामा साहब के द्वारा भी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि इंडिया के अंदर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर कमेंट उठाया कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कई बार ये बोला था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने गिरोहान में नहीं झांकते हैं और ये दुनिया की एक तरीके से वकालत करते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ये नहीं हो रहा है और वहाँ पर ये नहीं हो रहा है। दुनिया भर की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ये लोग, ये दिखाने के लिए कि भाई साहब इस देश में ये कमी है। कभी अपने देश में भी झांक कर देख लो, पता चल जाएगा कि अपने में ज़्यादा कमी होने के, किसी और की तरफ को एक उंगली करो तो चार उंगली तुम्हारी और को रहती है। तो वो वाली बात है, पर लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो आगे कई सारी और चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने, जैसे आज का इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये है इंटरनेशनल विडोज डे। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जब आज की डेट में खासकर अपनी सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर किसी महिला के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वो महिला एक वनरेबल कैटेगरी में आ जाती है, अगर वो अपने पैरों पर न खड़ी हो तो। अगर पैरों पर खड़ी हो तो फिर भी चीज़ों को संभाल कर ले जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अक्सर जो है माँ बाप को बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि उसके दहेज पर। यह बात आप लोग हमेशा याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर ये देखना कि हमारे देश के अंदर में दहेज पर ज्यादा पैसा खर्च किया है एज कंपेयर टू एजुकेशन। और कई सारे ऐसे बच्चे जिनसे मैंने खुद से बात की है, ठीक है, एक अभी बच्ची थी, मैंने उससे कुछ दिनों पहले बात की थी, वो बोल रही थी कि सर मुझे एक क्लास ज्वाइन करनी है। मैंने कहा ठीक है डियर, कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो रो रही थी कि सर मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए 15 या 20 लाख रुपए इकट्ठे करके रख रखे हैं, पर मेरी पढ़ाई के लिए वो 15-20 हज़ार रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन रियलिटी है सोसाइटी में आज की डेट में भी, अगर आप लोग देखोगे। पर ये समझ में नहीं आता है कि जब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर महिला के ऊपर में, अगर वो पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो वो सारी चीजें बेकार जाएंगी। कोई नहीं देख रहा है तुमने कितने दहेज दिया था। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े कराना, उनको सिस्टमेटिक एजुकेशन देना और सही तरीके से चीजों को लेकर चलना। तो बात की क्या की जा रही है कि इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ये आप लोगों को यहाँ पर इसकी थीम देखने को मिलेगी। और अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है कि जो भी एक तरीके से ह्यूमन राइट वॉयलेशन होते हैं, जो खासकर वीडियो होती हैं, वो सफर करती हैं बहुत सारे चैलेंजेस। कई बार तो ये बोलते हैं अपने पति को खा गई, ठीक है, ऐसी भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो बहुत ही घटिया प्रवृत्ति की सोसाइटी में लोग कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो जरूरी है एक महिला को सपोर्ट प्रोवाइड कराना यहाँ पर। तो ये आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने आसपास में भी देखा होगा यार, है कि नहीं। आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं इसमें, तो कि हाँ इस तरीके सोसाइटी में होता है। कोई ना कोई औरत देखी होगी, उल्टी सीधी नजरों से उसे देखने लगते हैं, कौवे गिद्ध की नजरों से देखते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी ने शादी में थोड़ा सा लेट कर दिया। मतलब बहुत सारे इशू हैं यार सोसाइटी में। एक इंसान अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट तरीके से अगर जीना चाहे तो ये समाज उसको जीने नहीं देता है। ठीक है, तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा हस्बैंड मर गया तो फिर से शादी क्यों नहीं की, ठीक है, शादी कर ली तो बच्चे क्यों नहीं किए, बच्चा कर लिया, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया। मतलब तुम लोग हैं हमारी लाइफ के डिसीजन, अब हमें ले लेने तो यार, ये हमारी लाइफ है, तुम अपनी संभाल लो। पर नहीं, लोग दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है,
इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। गेम एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो कि आप लोगों को हमेशा हष्ट-पुष्ट रखेगी। कोई भी एक गेम आप लोगों की जिंदगी में अगर पूछो फेवरेट गेम कौन सा है, लूडो को छोड़कर, ठीक है। लूडो तो था ना, मतलब जिसमें थोड़ा घूमना फिरना हो, जिसमें थोड़ा दिमाग का एक तरीके से जोर लगे, तो वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो ओलंपिक डे जो है ये एक तरीके से स्पोर्ट इवेंट होता है और वर्ल्ड वाइड लोगों को साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है। ओलंपिक में जो यहाँ पर ये छल्ले होते हैं, ये कौन कौन सा कलर किस किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को बताना है। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, कम से कम ये तो बताना है कि अपने कॉन्टिनेंट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट बेसिकली स्पिरिट को दिखाता है यहाँ पर ओलंपिक, ठीक है। इसी के साथ में एक और डे है यूनाइटेड नेशन पब्लिक जो सर्विस डे है। पब्लिक सर्विस एक तरीके से ऐसी सर्विस आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लोक सेवा जिसको कहते हैं। हमेशा लोक सेवा एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और एक डेवलपमेंट करती है सोसाइटी में। खासकर आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में जब पब्लिक सर्विस करने की बात आती है तो एक नोबेल वर्क माना जाता है। इसको एनकरेज करना चाहिए लोगों को। अपना तो करियर देखिए आप लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग अपनी जिंदगी में 15,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपए में से कोशिश करो कुछ पार्ट निकाल के 4 या 5% जो है आप लोग हमेशा उसको किसी न किसी की हेल्प में लगाओ। इससे जिंदगी में जो सुकून मिलेगा और कोई काम कर लेना आप लोग नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है। जिंदगी में जब जब आप लोग किसी की हेल्प करोगे ना और आप लोगों को लगेगा कि सही इंसान की हेल्प कर दी यार मैंने सही टाइम पर, तो वो जो सुकून होगा, वो जो ठंडा सा दिल को सुकून देगी, जो ठंडक सी वो आप लोगों को, वो जिंदगी में और कहीं नहीं आप लोगों को मिलने वाला है। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जरूरी है यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, पब्लिक वर्क को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ग्रीन वॉशिंग के बारे में आर्टिकल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये आर्टिकल मैंने आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। अभी हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है डेल्टा, वो भाई साहब बेवकूफ बना रही थी, बोल रही थी कि आज की डेट में उसने बहुत कुछ यहां पर ऐसा कर दिया है कि वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को लेकर चल रही है। पर कोई सिरफरा इंसान पीछे पड़ गया, देखता हूं कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो भाई साहब लगा दी लंका। तो पूरी ग्रीन वॉशिंग क्या है और इसके बारे में आप लोगों से एक मीटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, उस टाइम पर भी ये कुछ कुछ बातें बोली गई थी। तो वो भी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो रिवीजन भी होगा और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। जीएसटी के बारे में डिस्कस करूंगा काफी तसल्ली से। इसी के साथ में चाइल्ड जो एक तरीके से मैरिज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट। काफी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि सोशियोलॉजी है उसके बारे में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा कल। तो गूगल फॉर्म रहेगा, वीडियो के नीचे मैं पिन करूंगा, आज नहीं कल, ठीक है। तो जो भी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो यहां पर बताइएगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर कोई चाहता है कनेक्ट करके पढ़ना तो आप लोग जरूर बताना। उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल करना, उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लॉन्च करना है और कब करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास अगर देखनी है तो यहां पर जाना, क्लासेस के अंदर में आप लोगों को वो क्लास देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से जो बेसिकली सोशियोलॉजी आप लोगों की कवर की जाएगी। तो वो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बेस पर फिर आप लोग बताना चीजों को आगे कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पर आप लोगों का पता चलेगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं उसमें, और फिर उसी बेस पर आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया जाएगा। मार्केट में जितनी भी फीस है उसका 1/4 रहेगा। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे यूपीएससी का कोर्स है उसकी फीस कितनी है अगर आप लोग देखोगे 2 से 2.5 लाख ले रहे हैं। 90% फीस आप लोगों की कम कर रखी है ऑलरेडी, यानी कि जो लोग आप लोगों से फीस ले उसकी 90% फीस कम ली जा रही है ऑलरेडी। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। और उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ की हेल्प भी की जा रही है बहुत सारे लोगों की। जैसे देखा कि जैसे डिसेबल सेक्शन है या फिर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो भी मैंने बताया जिसके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों ने देखा, तो वो चीजें हेल्प भी की जा रही है। तो अपने लेवल पर यार जितना कर सकते हैं उतना कर रही है पूरी टीम। बाकी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करें यहाँ पर मैसेज सेंड कर ताकि टाइम लगे तो आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। बाकी फिर वही बात, इंस्टॉलमेंट आप लोग पे कर देख लीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि यार गलत चीजें चल रही हैं, कोर्स को एंजॉय कीजिए और ये मत सोचिए कि आपका पैसा फंस गया है। यार पहले भी आप लोगों ने ईपीएफओ में देखा होगा, अगर जिसको लगा कि गलत चीजें हुई हैं, इवन जिसका सिलेक्शन तक हो गया उसके पैसे मैंने रिटर्न किए हैं, ठीक है। कह रहा है कि सर सिलेक्शन हो गया कि पैसे रिटर्न कर दो, मैंने कहा ठीक है यार ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि पैसे कहीं पर फंसने वाले हैं। जैसे आप लोग मेल करते हो सर वहां पर पैसे फंस गए, एक बार आप लोग देख लो चीज को ट्राई करके और बोलोगे ना कि सर अब मजा नहीं आ रहा है, फिर कुछ भी चीज है या कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल रही है, बस एक मेल कर देना मुझे studyloverveer@gmail.com पर, या फिर यहां पर आप लोग मैसेज कर देना। आप लोग का पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा 7 डेज के अंदर अंदर। तब तक आप लोग क्लास एंजॉय करिए आराम से।
आपकी मेहनत की कमाई यार ऐसे बर्बाद नहीं जाएगी, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रख लेना, बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और ये मत सोचो कि एक तरीके से ना होच पोच हो जाते हो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कहीं पर जाते हो 1-2 क्लास चलती है, यहाँ पर 3 क्लास लगा दी, तो कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर 3-3 क्लास यूपीएससी कैटेगरी में। यार दिल लगाकर चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस आखिरी में ये ना लगे कि यार ये कमी रह गई है, ठीक है। तो मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ है और पहला प्यार आप लोगों को पता है कैसा होता है, इंसान पूरी जान डाल देता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला बैच है इस तरीके से चीज़ों को लेकर चला जाए और वही एक नहीं बार सेट किया जाए ताकि सारी चीज़ें अच्छे लेवल पर चलें, ठीक है। अपने नोट्स बनाते हुए चलो अच्छे से चीज़ों को लेकर और रेगुलर एंजॉय करो। और वीकेंड में आप लोगों के लिए सेशन आएंगे जो कि गाइडेंस सेशन रहेंगे, वो सबके लिए है, वो सब एंजॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर जाकर। और क्विज अटेम्प्ट जरूर करिए डेली, ओके। दोस्तों चाइल्ड मैरिज का जो इश्यू है कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज का उस टाइम पर हम लोगों ने बात की थी आसाम के अंदर में। अभी फिलहाल जो चाइल्ड मैरिज का जो मुद्दा निकल कर आया वो आया है उड़ीसा के अंदर में। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज को लेकर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाइल्ड मैरिज जो है, आप लोगों को क्या लगता है चाइल्ड मैरिज होती नहीं है? भाई साहब होती है। अगर किसी बच्ची की बचपन में ही शादी कर दी तो दिक्कतें होती है बहुत बड़ी, और ये रेगुलर चलती है। उड़ीसा में डिक्लाइन हुआ है अगर बात करें, पहले 21.3 था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, अब घटकर जो है यहाँ पर बेसिकली 20 हो गया है। पर लेकिन रियलिटी में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पूरा आर्टिकल ये भी और जो पुराने वाला है उनको कंबाइन कर अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी डाउट न रहे, और बहुत सारी पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ओके। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। आसाम के अंदर में लगभग 2000 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत यहाँ पर एक तरीके से लगे हुए थे कि बच्चों की एक शादी करवानी है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कैंपेन चलाए गए कई सारे, और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई। अभी मैं आप लोग कुछ मुद्दा बताता हूँ कि आज की डेट में अगर इन चीज़ों को आप लोग समझोगे तो देश के अंदर में कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैप आप लोगों को काफ़ी सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा आप लोगों की ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं वो देश में कहाँ देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर बात करें चाइल्ड मैरिज होता क्या है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे देश के अंदर में जो एक पर्टिकुलर एज है अगर बात करें तो 18 साल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर 21 साल यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी जैसे 21 साल की बात चल रही है नॉर्मल एज को लेकर, पर लेकिन 18 साल अगर आप लोग उससे नीचे किसी बच्चे की अगर शादी करते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में यहाँ पर नजर आती है। और हमारे देश के अंदर में यहाँ पर जो खासकर अगर बात की जाए अर्ली चाइल्ड जो मैरिज के बारे में बात करें फीमेल के बारे में, तो उनके लिए तो बड़ी सिचुएशन यहाँ पर खराब रहती है। खासकर 15 से लेके 19 की जो एज रहती है उसमें बहुत सारी जो शादी होती है उसमें वो महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मतलब महिला क्या बेसिकली लड़की रहती है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसका शरीर अभी इतना डेवलप ही नहीं है कि वो एक बच्चे को सहन कर सके, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जो बच्ची हैं जिनकी डेथ होती है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चाइल्ड मैरिज जो है ये इंडिया के अंदर नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में बहुत बुरी सिचुएशन आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी। तो इसको रोकने की यहाँ पर बात की जाती है। अगर बात करें हर 4 में से एक जो महिला है, ठीक है, तो खासकर यहाँ पर बिफोर 18 उसकी शादी होती हुई नजर आती है। यानी कि ऐसी सिचुएशन है मतलब सोसाइटी के अंदर आज की डेट में भी यहाँ पर इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर में, यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के अंदर में कुछ ज़्यादा ही चाल चलन आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार। और कोविड-19 के टाइम पर राजस्थान के अंदर और भी कई सारे राज्य के अंदर में बहुत बुरी सिचुएशन देखने को यहाँ पर मिली। इसी के चलते यहाँ पर सबसे बुरी कंडीशन ये रहती है कि जब किसी बच्चे की आप लोग शादी कर देते हैं, आप लोग खुद सोचो एक नॉर्मल इंसान जो है जब पढ़ाई करता है तो कितनी एज पर वो अपनी 12th करता है, आप लोग खुद फील कर सकते हैं कितनी एज पर अपनी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। आज की डेट में अगर आप लोग इसको देखोगे तो कई बार देखने को मिलेगा जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हो यूपीएससी का, तो कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या हम लोग यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सोचो यहाँ पर 21 साल है यूपीएससी में एज, जिसमें आप लोग की ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगते हैं। कंप्लीट क्या बेसिकली आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप लोग बेसिकली फॉर्म भरो। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरव्यू के अंदर में जाकर बैठो, आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ हमारे पास में ये सर्टिफिकेट है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आता है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आज की डेट में 21 साल की एज में लोग जो है वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं अपनी कंप्लीट,
और यहाँ पर शादी कर दी जा रही है किस एज में, 18 साल से भी नीचे। तो सोचो क्या वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर पाएगा, कर पाएगी? और अगर शादी अगर हो जाती है और एक तरीके से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो पूरी ज़िंदगी वो जो इंसान है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप लोग सिचुएशन यहाँ पर समझिए। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी होगा, वो इंसान कभी अपना स्टैंड नहीं ले पाएगा, उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती हुई नजर आएगी। तो शादी जिस तरीके से सोसाइटी में एक ताना बाना हमारा जो बुन रखा है, वो कई बार कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा सोसाइटी में आज के डेट में नॉर्म्स हैं, आज के डेट में आप लोग देखते हैं, खासकर हमारी जो एक पैटर्न है सोसाइटी का, आज की डेट में लोग जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे उसके साथ में खुश हैं। जॉइंट फैमिली काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली का पैटर्न होता जा रहा है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप भी एक ऐसा पैटर्न है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर सामने निकल कर आ रहा है कि पहले इंसान के साथ में रह लो, देख लो कि कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर नहीं, तो उसके बाद में फिर देख लेते हैं कि शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है यहाँ पर? आज के डेट में हर एक इंसान जो है वो अपनी फ्रीडम चाहता है। और फ्रीडम जो है ये ऐसा नहीं कि हर टाइम पर ही आप लोगों को ये देखने को मिलती है। पहले टाइम पर अगर किसी इंसान को बोलो कि घर वालों ने मिलकर शादी कर दी है, तो उसके खिलाफ चू नहीं बोलेगा कि हाँ घर वालों ने शादी कर दिया सब सही होगा। आप लोग खुद देख लो, बहुत कम ऐसे आप लोग के मम्मी पापा होंगे जिन्होंने लव मैरिज की होगी। अगर की है उस टाइम पर तो बहुत बड़ी बात है। पर आज की डेट में जो परसेंटेज ऑफ केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो इतने फ्रीक्वेंट है कि आप लोग इसके बारे में बोल ही नहीं सकते। हर दूसरा तीसरा इंसान जो है आप लोगों को लव मैरिज या फिर उस इंसान से शादी करता हुआ मिल जाएगा जिसको वो ऑलरेडी जानता है या जानती है। तो ये पैटर्न सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, ये आराम आराम से चेंज हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि एकदम चेंज हो गया है। एक टाइम ऐसा था, अगर अब से आप लोग 10 साल पहले देखोगे, इंसान की अगर एज 18 से ऊपर हो जाती है और 21-22 हो गई कि 21 साल की हो गई अब तक शादी नहीं हुई है इसकी, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। पर आज की डेट में 30 साल जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। 27, 28, 29, 30 में आराम से शादी की जा रही है, उसको भी कोई ज्यादा देख नहीं रहा है। सबके समझ में ये आ रहा है लगभग कि यार एक बार पैरों पर खड़ी हो जाए या खड़ा हो जाए तो फिर सही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बाउंड एक बेड़ी आप लोग बोल सकते हैं पैरों में आ जाती है। उस टाइम पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल करके पढ़ना तो काफी टफ रहता है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करा नहीं जाता है, अगर सपोर्टिव माहौल हो तो होता है, पर लेकिन ये इतना टफ रहता है कि अक्सर लोग जो है इसमें डूब जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल कर आते हैं। आप भी कई सारे देखो, जैसे कई सारे जैसे मैसेज में आप लोगों के पढ़ता हूँ भी, कई सारी असली फैमिली मेंबर हैं जो खासकर कई बार मैसेज क्या और एक तरीके से इंस्टाग्राम पे मैसेज इवन वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस वाइफ है पर लेकिन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, बच्चा भी हो गया साथ में, घर में कई बार माहौल ऐसा नहीं मिलता है, कई बार गुस्सा आने लगता है। कल की शायद अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो के नीचे, शायद कल की वीडियो के नीचे, फिर अभी यहाँ पर असली फैमिली मेंबर थी, उनके द्वारा बोला गया सर मैं घर में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि समझ में नहीं आता है चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो ये इरिटेशन सामने निकल कर आती है क्योंकि इंसान जो करना चाहता है ना लाइफ में वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आसपास में इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि वो भी टैकल करनी है और ऊपर से पढ़ाई पर भी फोकस करना है और ऐसे कॉम्पिटिशन में बैठना है कि आसपास में जो है उसको एक तरीके से कि ये सबके साथ में कॉम्पीट करना है। और लड़की के लिए खासकर उस टाइम पर, और खुद सोचो लड़की के लिए तो एक और दिक्कत रहती है, महीने में 4 दिन ऐसे जाते हैं कि जो एक तरीके से काफी टफ रहता है जिनको मैनेज करना, वो एक बड़ा नॉर्मल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर लड़का और लड़की में आप लोग कंपेयर करो और पूरे साल का आप लोग पैटर्न लेकर चलो तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा तो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि लड़कियों का बेसिकली वैसे ही चला जाता है यहाँ पर जिसमें अपने आप को मैनेज करना टफ रहता है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरली भी जो एक तरीके से बॉडी का जो पैटर्न बना हुआ है उसमें काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन सामने निकल कर आती है। तो यहाँ पर भी आप लोग समझिए। पर सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप को मैनेज करना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग जैसे कि यहाँ पर जैसे बोला गया कि एक असली फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया सर फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये सबको फ्रस्ट्रेशन होता है। हर एक इंसान को अगर काम नहीं होता है, मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूँ कई बार अगर मेरा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है, मैं अंदर से इरिटेट होने लगता हूँ, मैंने कहा क्या चल रहा है, कैसे होगा ऐसे। तो अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि अपने आप को कैसे टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। 24 घंटे सबके पास में, और इसके साथ में आप लोगों को चीज फील भी करनी पड़ेगी कि ये चीज अभी घर पर है, आप लोग घर पर लेकर इसको फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कल को ये काम जहां पर आप लोग बैठोगे वहां पर भी ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन रहेगा। वहां पर सोसाइटी में कोई गुंडा होगा, एक तरीके से उस एरिया का दबंग आदमी, उसका फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, विधायक साहब का फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऊपर से घर में कोई इरिटेशन चल रही है वहां से फ्रस्ट्रेशन, काम का फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या चलेगा। तो ये चीजें लाइफ में आगे भी आने वाली हैं। तो अपने आप को सोचो कि हम लोग ऑफिसर्स हैं और ये सारी जो चीजें लाइफ में आ रही है ना, इसको मैनेज करना है हम लोग को। तो उसको ऑफिसर्स वाली क्वालिटी अंदर से फील करो कि ये सारा काम है मेरे सामने, इसमें ही मुझे अपने आप को मैनेज करना है।
फिर देखना आप लोगों का चीज़ों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, और वहां से आप लोग देखना आप लोगों का रिजल्ट जो है वो बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को उस पोजीशन में लेकर रखो तो सही 1 मिनट के लिए, तो फिर आप लोग काफ़ी चीज़ें जो है वो कंफर्टेबल जोन में अपने आप को करते हुए नजर आओगे। मतलब ये मेरा पर्सनल एक तरीके से एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। ये चीज़ें जब फील करोगे ना अंदर से आप लोग देखना काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा आप लोगों का। कि घर पे हैं, ठीक है यार, ये सोचो कि प्रजा है वो आप लोगों की, आप लोगों को मैनेज करना है। फिर देखो कितने अच्छे से आप लोग काम करते हो। मतलब आप लोग ऊपर बैठ जाओ सिस्टम में और सोचो आप लोग अपने आप को कि हाँ ये आप लोगों की प्रजा है, एक घर है, और उनको सबको मैनेज करना है, सबको खुश भी रखना है और इंजॉय करनी है अपनी लाइफ भी। तो कैसे आप लोग करोगे वो सिचुएशन देखो, फिर रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को हो जाएगा वहीं से। ये तरीका अपना के देखो एक बार, फिर बताना। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आज के में चाइल्ड मैरिज के केस आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र में देखकर मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहां पर जो चकाचौंध वाली इंडस्ट्री रहती है वहां पर भी केसेस देखने को मिलते हैं। और स्टेट वाइज जो रिपोर्ट इंसिडेंट जो है सामने निकल कर आते हैं उसमें देखोगे तो ये आप लोगों के सामने है। खासकर रूरल इंडिया में जो इंसिडेंट है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट देकर अगर आप लोगों को बोले कि गांव में ज्यादा शादी के केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं या फिर शहरों में, तो ये गांव में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टेट वाइज जहां रिपोर्ट होते हैं बहुत जगह होते हैं पर लेकिन रिपोर्ट नहीं होते हैं। यानी कि आप लोगों ने कि रेप के केसेस कहां ज्यादा आ रहे हैं, कि यार दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली में रेप के केसेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं, वहां पर रेप के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि रेप के केसेस ज्यादा जो है किसी और राज्य में हो पर वहां पर रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, उनको उनके खिलाफ FIR ही नहीं हो रही है। तो यहां पर देखोगे तो स्टेट वाइज जो रिपोर्ट के इंसिडेंट है वो कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना, इसमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और जबकि सबसे ज्यादा केसेस हो कहां पर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहां पर कोई रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो केस रजिस्टर हो रहे हैं सबसे ज्यादा अगर बात करें 2020 में यहां पर बहुत सारे केसेस निकल कर आए, बाढ़ आ गई भाई साहब इन केसेस की। रीजन क्या था, कोविड-19 के टाइम पर चाइल्ड मैरिज के इतने सारे केसेस क्यों देखने को मिले, तो उसके पीछे ये रीजन था क्योंकि उस टाइम पर यहां पर लोगों के पास में पैसा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। तो ये सिचुएशन सामने निकल कर आई कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और हमारे देश में जब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर एक तरीके से जब गरीब सेक्शन के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले ये रहता है कि बच्ची की शादी करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लड़की की शादी करके उसको सही पोजीशन में पहुंचा दो। वो चीजें आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। आप लोगों ने खुद भी आसपास में यहां पर चीजें देखी होगी। तो अगर कोई भी हमारे देश के अंदर में शादी, एक पर्टिकुलर कानून है मैं बता दूं आप लोगों को, जिसको बोलते हैं POCSO, पोक्सो कानून। क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा इंसान जो आज की डेट में 14 साल या फिर उससे नीचे की लड़की के साथ में शादी करता है तो यहां पर पोक्सो एक्ट के अंदर में यहां पर उसको क्रिमिनल कैटेगरी में आप लोगों को डालता हुआ नजर आएगा। मतलब एक तरह से बुक किया जाएगा उसको यहां पर, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर 14 से लेके, देखो ये पैटर्न है हमारे देश में, समझिएगा, 2 पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रखे हैं। 14 से पहले की अगर आएगा तो एक तरीके से पोक्सो के अंदर आएगा, इनकी प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये कैटेगरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर यहां पर 14 से ऊपर का रहेगा, 14 से 18 के बीच में, तो प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट लगेगा, जिसको PCMA बोलते हैं। तो PCMA आप लोगों को यहां पर लगता हुआ नजर आएगा, और वो है 2006 का। उसके तहत यहां पर चीजों को रोका जाता है। तो ये 2 ऐसे कानून हैं जो कि यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग बोलेंगे कि बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं। जो पोक्सो है यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिमिनलाइजेशन करता है एक तरीके से किसी माइनर या फिर किसी एडल्ट के बीच में अगर फिजिकल रिलेशन होता है। इसीलिए बोला जाता है हमारी कंट्री में जब हम लोग बात करते हैं अगर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई है और लड़की यहां पर माइनर है, तो यहां पर उस टाइम पर आप लोगों को नजर आएगा उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में यहां पर डाला जाता है। तो ये आप लोग कंडीशन समझिएगा। इनके 14 साल से नीचे की लड़की के साथ में भले ही वो वाइफ क्यों ना बन गई हो तुम्हारी, पर आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है आसानी से। तो ये पर्टिकुलर यहां पर मुद्दा था जिसके ऊपर कई सारे लोग बात कर रहे थे कि हाँ इसको कैसे लेकर चलना है। और ये एक तरीके का नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट अगर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाई जाती है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ताकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन यहां पर देखने को मिलते हैं तो यहां पर चीजें आगे लेकर चली जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। इसको बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फीचर है इसके, तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। लड़का और लड़की किसी के साथ में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो ये आप लोग यहां पर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी कोई विक्टिम होगा, अभी वो बच्चा है यार, उसकी आइडेंटिटी अगर सामने आ गई तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, तो उसको छुपा कर रखा जाता है।
पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड, ये सारी चेक जो है एवरी एम्प्लॉय की यहाँ पर एक तरीके से होती है। अगर कोई भी ऐसी एक कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे लॉयर, कई सारे और पुलिस पर्सनल, इवन टीचर तक भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पाए गए हैं जो कि बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अभी एक पर्टिकुलर वीडियो सेंड की गई थी किसी बच्चे के द्वारा, मैं समझ नहीं पाया, वो शायद किसी मतलब दूसरी लैंग्वेज में थी, तो वहां पर उसमें बताया गया कि एक टीचर ने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, खड़ा करके चौराहे पे नंगा करके गोली मार दो ऐसे इंसान को। मतलब किस तरीके के प्रोफेशन में है और किस तरीके की हरकतें कर रहा है। प्रोफेशन अलग चीज होगी यार, पर लेकिन हरकतें कैसी कर रहा है, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा यार अभी वो एक तरीके से सोसाइटी को समझ में नहीं पा रहा है, तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक बच्चे की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है अगर बचपन में कोई ऐसा केस निकल के आता है। और मैक्सिमम बच्चे जो है वो कभी ना कभी सिचुएशन से निकल कर आते हैं। बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करता हूँ, बहुत सारे शेयर क्या नहीं करता हूँ, वो बेसिकली लिख भी देते हैं कई सारे बच्चे कि सर प्लीज शेयर मत करना। बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज देखने को मिलते हैं कि मैक्सिमम कभी ना कभी इस तरीके की सिचुएशन से जो है वो लोग जूझते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग यहां से कंडीशन समझ सकते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो लोग अक्सर किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पाते हैं, पर लेकिन सिचुएशन लाइफ में ऐसी देखने को मिल जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चे की राइट टू लाइफ का हनन हो गया, आर्टिकल 21 आप लोग समझ सकते हैं, और एक तरीके से सर्वाइवल पर भी उसके इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि इनको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है ना, कभी भी उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। ये काफी अच्छी एक प्रावधान लगा मुझे इस पर्टिकुलर ये इस केस के अंदर में, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ में होता है वो इतने सहम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या सही है और क्या गलत है। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑफेंस जो है वो एक तरीके से यहाँ पर जरूरी है कि इस तरीके के ऑफेंस को अगर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो उसको कम से कम टाइम दे जाए कि वो कब तक रिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि खुद सोचो, अगर आप लोग यहाँ पर किसी के साथ में किसी सिचुएशन हो रही है, वो इंसान अपने आप को उबार ही नहीं पाता है कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, माँ बाप जो होते हैं बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं किसी जानने वाले के पास में, वो जानने वाला ही यहाँ पर ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आएगा कि सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कर सकता है। सिचुएशन ये हमारे देश की नहीं है, आप लोगों को बहुत सारी दुनिया में ये सिचुएशन आज की डेट में देखने को मिलती है, पर हमारे देश में कुछ ज्यादा देखने को मिलती है। अगर बात करूं अभी यहाँ पर करेंटली यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है उसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया कि हमारे देश के अंदर में 18 साल से नीचे की लगभग 1.5 मिलियन के करीब, इनके 15 लाख के करीब बच्चे देखने को मिल जाती हैं जिनकी शादी देखने को मिलती है। और लार्जेस्ट नंबर है चाइल्ड जो ब्राइड्स हमारे देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में, जो दुनिया के अंदर में केसेस होते हैं उसके 1/3 जो है वो हमारे देश के अंदर में आप लोगों को मतलब दुनिया के अंदर जितने होते हैं ना उसके 1/3 जो है हमारे देश के अंदर में होते हैं ओनली, ठीक है। यानी कि आधे में होने के आधे में राम और आधे में गाम, तो वो सिचुएशन है, आप लोग ये समझ सकते हैं। यानी कि 15 हो रहे हैं तो दुनिया भर में लगभग 45 लाख के करीब केस देखने को मिलते हैं। हमारे देश में अकेले में 15 लाख आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद गवर्नमेंट का डेटा आप लोग देखोगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें बोला गया है यहाँ पर कि इस तरह की सिचुएशन में महिला बहुत सारी देखने को मिलती है। और ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा फिगर जो थी अंडर मैरिज मैन की भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ओनली नॉट फॉर वुमेन। तो लड़के भी इसका शिकार हैं, ये देखिएगा आप लोग, ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार जो है अकेले यहाँ पर 41% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जहां पर ज्यादातर चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है। पूरे देश के अंदर में सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ का है, तो ये समझ सकते हैं। और ये हर जगह है, आप लोग बोले लक्षद्वीप, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, इवन गोवा जैसे राज्य के अंदर भी देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु के अंदर में भी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया था, ठीक है, तो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है बेसिकली उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये 5वें नंबर का इसके बारे में सारी बातें बताता है। तो सिचुएशन समझ सकते हैं यार क्या कंडीशन है यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर जो रिडक्शन देखने को मिला, तो राजस्थान में काफी सारे स्टेप उठाए गए, तो वहां पर रिड्यूस हुआ, मध्य प्रदेश में रिड्यूस हुआ, हरियाणा में रिड्यूस हुआ। तो ऐसा नहीं कि चीजें सुधर नहीं रही हैं, सुधर भी रही हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी सारी चीजें नहीं सुधार पा रहे हैं जैसे होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन उसके पीछे कई बार रिलीजन आ जाता है। रिलीजन क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे देश में अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, जो लड़की है उसकी एज 18 होनी चाहिए और लड़के की एज 21 होनी चाहिए, उससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में ऐसा कुछ प्रोविजन आप लोगों को यहाँ पर नजर नहीं आता है, वहां पे अलग पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी यहाँ पर बेसिकली 18 और 21 साल यहाँ पर बोली गई है। तो प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट में यहाँ पर जो सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसमें बोला जाता है कि 21 साल 18 साल एज मानी गई है वहां पर, ठीक है।
पर लेकिन अगर हम लोग रिलीजन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि हम लोग को चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। इसीलिए हमारे केस देश के अंदर बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत पता है? आर्टिकल 44 के तहत में यहाँ पर उसे बोलते हैं कि अगर कोई लड़का है लड़की है, अब वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अब यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर यहाँ पर सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। और कई बार यहाँ पर बोलते हैं चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है 2 साल का और फाइन भी है। अगर कोई कर भी रहा है ना तो आप लोग भी उसको रिपोर्ट कर देते हो तो सामने वाला जरा सी देर में नहीं टंग जाएगा। तो ये आप लोग भी एक तरीके से समाज का भी अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में कानून है और इसी के साथ में इंटरनेशनल भी लेवल पर कानून है, उसको हम लोगों ने रेक्टिफाई कर रखा है। तो इंडिया ने कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ द ओल्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो 1993 का है, हम लोग उसका पार्ट है। तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना एक तरीके से लड़कियों के खिलाफ यहाँ पर ये, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर नेशनल लेवल पर हम लोगों ने कानून बना रखे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूएन के अंदर में कन्वेंशन ऑफ द कंसेंट टू द मैरिज 1962, मिनिमम एज ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रेशन 1962, ये सारे यूएन के कानून बता रहा हूँ। बीजिंग डिक्लेरेशन है 1995 का, वो भी चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो बोला ना कि हमारे देश के अंदर में नहीं है, टोटल मिलाकर 1/3 लगभग हमारे देश के अंदर में है, इनके 15 लाख और लगभग 45 से 50 लाख जो है वो दुनिया में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इतने बच्चे जो है वो इस पर्टिकुलर मुद्दे की चपेट में आकर अपनी लाइफ जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें सामने निकल कर यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को कोई ऐसा केस बने तो उसको आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे चीजों को अच्छे से। जैसे बात की जा रही है कि पोक्सो के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। 2012 का कानून है, बोला गया था लॉ रिकॉग्नाइज ए माइनर कंसेंट एज ए वैलिड। दूसरा बोला गया कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आसानी से। अगर आप लोग बोले कि समाज में जो खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट भी दें इंटरव्यू के अंदर में तो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर जो रिकॉग्नाइज किया जाता है माइनर, ठीक है। तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी कर दी गई है, अब उसके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो वहां पर उससे पूछा कि तुम्हारे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए जा सकते हैं, वो उसका हाँ भरना भी वहां पर कंसेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में ही नहीं है। उसकी शरीर भी ऐसा नहीं है कि वो आगे चल के अगर प्रेग्नेंट हो जाती है बच्ची तो कैसे चीजें सिचुएशन हैंडल हो पाएगी। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो अपने ही आप में ये काफी अच्छा लगा मुझे कानून कि अगर उससे हाँ भी भरवा लो और बोले कि उसकी हामी है कि तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, तो ये कानून मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी हामी भी हामी नहीं मानी जाएगी, उसको इंसान को जो है वो बेसिकली कटघरे में डाला जाएगा। तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो देश के अंदर कानून है तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो कंसेंट नहीं कंसेंट मानी जाएगी यहां पर एक तरीके से, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है। एक और क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहां पर स्टेटस ऑफ द चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो यूनिसेफ के द्वारा यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है यहां पर कि 1.5 मिलियन गर्ल्स जो है अंडर 18 उनकी शादी हो जाती है इंडिया के अंदर में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करते हैं, 23.3% जो वुमेन है वो मैरिज आप लोगों को देखने को मिलेगी बिफोर अटेनिंग द लीगल एज ऑफ 18, और इसी के साथ में 26% थी यहाँ पर बेसिकली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से। तो 4 और 5 में यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, यानी कि यहाँ पर कम हो गई है। दूसरा फिगर जो है अगर बात करें मैरिज अराउंड द मैन, तो यहाँ पर आप लोगों को उसमें बोला कि कंपेरेटिवली इंक्रीज हो गई है। तो अभी डेटा दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे इसकी। तो ओनली 1, ओनली 2 या फिर ऑल 3 सही स्टेटमेंट क्या है अगर यहाँ पर बात की जाती है। तो इसके हिसाब से आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टोटल सारा डेटा आप लोगों के सामने है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैन के बारे में आप लोग बात करोगे तो 17.7 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के हिसाब से, और 4 के हिसाब से यहां पर 20 था, इनके घट गए हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये डेटा ऐसा है जो कि आप लोग यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी। और यहां से आंसर राइटिंग आता है क्या, 2016 में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एग्जामाइन द मेन प्रोविजन ऑफ द नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। उसके ऊपर लाइट डालनी है और कैसे उसकी एक तरीके से आप लोग इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रही है। कानून है देश के अंदर में, पर फिर भी चाइल्ड मैरिज के केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो कैसी इंप्लीमेंटेशन हो रही है आप लोगों को क्या लगता है? अच्छी इंप्लीमेंटेशन हो रही है फिर बुरी इंप्लीमेंटेशन हो रही है? क्या बोलोगे आप लोग इसके बारे में? तो यहां से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यानी कि कानून होते हुए भी सिचुएशन अगर देखने को मिले तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्या ही मैं बोलूं इसके बारे में। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से सिचुएशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं चाइल्ड के बारे में। अगर कोई भी केसेस लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर, ये ऐसे टॉपिक हैं जितने ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है ना ऐसे टॉपिक के ऊपर में,
तो आप लोगों को लेकर A4 साइज शीट में उसका एक प्रॉपर डेटा तैयार कर लेना चाहिए। उसकी वजह से चीज़ें जो हैं फिर आप लोग देखने को मिल सकती हैं। कुछ और भी डेटा डाल देता हूँ मैं पीपीटी के अंदर में, जैसे हेल्थ काफ़ी इंपैक्टफुल होती है यहाँ पर अगर शादी इस तरीके से हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, बच्चों की डेथ बढ़ जाती है। हेल्थ तो बेकार होती है, डेथ भी बढ़ जाती है। एजुकेशन पर उनकी इंपैक्ट पड़ता है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। और स्कूल में से ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये इंपैक्ट है यहाँ पर, अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और कई बार यहाँ पर बच्चों को पता नहीं तो फोर्स कर दिया जाता है उनको समाज में सब मिलके कि हाँ शादी करनी है। तो आप लोग ये खुद सोचो, आप लोग मतलब वैसे हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए, आप में से कितने ऐसे हैं जो रियलिटी में शादी करना चाहते हैं, यस या फिर नो, ठीक है। और अगर यस तो क्यों करना चाहते हैं, अगर नो तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर देना है, देखता हूं कैसे कैसे आंसर आप लोग देते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो ही आंसर देना, ठीक है। दूसरा एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर शादी करनी भी है किसी को, जिसको नहीं करनी है उसकी तो कहानी खत्म होगी, जिसको करनी भी है तो कौन सी एज आप लोगों को लगता है कि शादी की होनी चाहिए, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए एक परफेक्ट एज कौन सी होनी चाहिए। अगर एक बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या एज बताओगे, तो बताना। मैं आप लोग ये कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय रखते हो। राय जरूर रखा करो यार, ये जब मैं बोलता हूं ना कुछ बताओ तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को तैयार कर रहा हूं मैं, कि कोई आप लोगों से पूछता है तो आप लोग उसको समझा सको, खासकर इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आंसर दे सको। जब तक ये माइंड में चीजें सोचना स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे इनका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को सोचनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो देखता हूं कौन आंसर देता है, जरूर ट्राई करना एक बार, ठीक है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज मार्केट में देखने को मिल रही है जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, और ये आज की डेट में हर एक कंपनी कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर एक टैग लगाता है कि भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट, या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर टैग लगाने की कोशिश करता है कि भाई साहब देश के अंदर बनाया गया है, हमारे देश के अंदर में, इंडिया, यानी कि एक तरीके से नेशनलिज्म का टैग उसके ऊपर लगाने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसकी वजह से कई बार घटिया प्रोडक्ट भी अच्छे निकल जाते हैं, और इसी की वजह से कई बार ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, और फिर भी यहां पर लोग जो है उसको धड़ल्ले से खरीदते हैं क्योंकि उसके पीछे झूठ छुपा होता है। मतलब क्या है, अभी समझाता हूं। एक शब्द है यहां पर जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग, यानी कि एक तरीके से जो शब्द है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया जब यूएन के चीफ गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस साहब के द्वारा इसके बारे में बातें की गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में। ये शब्द यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, मैंने भी सुना, मैंने कहा क्या है ग्रीन वॉशिंग, भाई साहब देखे तो सही इसके बारे में क्या ग्रीन कलर डालकर कोई धुला बुला जा रहा है क्या। तो देखा तो रियलिटी में ग्रीन कलर डालकर धुला जा रहा है लोगों के दिमाग को, ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदें जो ये बेचना चाहते हैं ग्रीन वॉशिंग के नाम पर। बहुत सारे लोग आप लोगों को नेशनलिज्म के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हुए आज के मार्केट में नजर आएंगे, क्योंकि नेशनलिज्म का ठप्पा लगते ही ये लगता है देश की फीलिंग आती है, पर लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्ट के अंदर में दम नहीं होता है, इसके ऊपर काम नहीं किया गया होता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, और मैं तो बोलता हूं यहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों का आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। बोला गया कि वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग। गुटरेस साहब ने ये बोला साफ साफ कि आज के डेट में जो प्राइवेट कंपनी है या फिर नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि वो लोग जो कि प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी ना आप लोगों को 99% प्रॉफिट के ऊपर काम करती हुई नजर आएगी। कोई एक आधी कंपनी तो बोल सकते हैं जैसे टाटा हो गया, ठीक है, जो लोगों के लिए काम करती है और इतना ज्यादा दान करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक आधी को छोड़कर वरना हर एक कंपनी जो है प्रॉफिट के लिए काम करती है। रिलायंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट वाला लिंक भाई साहब उसको नुकसान पहुंचा रहा था, तो भाई साहब छोड़ के भाग गए बीच में कि क्यों ये नुकसान उठाए। इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं कि जनता का फायदा उनको पसंद ही नहीं आता है। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं वो क्या कर रही है, एप्पल के इवेंट अगर आप लोगों ने देखे होंगे, एप्पल बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उन्होंने चार्जर निकाल लिया बॉक्स के अंदर से ये बोलकर कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। समझ रहे हैं, प्राइस उतना को तो नहीं रखा, प्राइस डाउन नहीं किया, इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। हाँ, तुम जो है ट्रिलियन की कंपनी बन गए, इतनी किसी देश की जीडीपी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि इन्वायरमेंट को बचाना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं खेल। तो ऐसा खेला खेला जाता है। अब ये कंपनी है गाड़ी की वोल्क्सवैगन, उसने भाई साहब इतने बड़े बड़े झूठ बोले। उसने ये बोला कि हम लोग आज के डेट में एमिशन को बिल्कुल कम कर रहे हैं, व्हीकल के अंदर में ये कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ना लो एमिशन पे इको फ्रेंडली हमारी गाड़ी रहेगी। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया ऐसी ऐसी बातें बोलकर, पर लेकिन रियलिटी में जो इंजन है वो उसी लेवल पर पोल्यूशन फैला रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा लेवल पर। जब ये चीजें सामने निकल कर आई तब भाई साहब उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि इनको कंट्रोल करो, क्योंकि लोगों के दिमाग को वॉश करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इवन आप लोगों को स्यूडो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। एक तंबाकू बनाने वाली कंपनी वो अपना एक प्रोडक्ट को इतना फेमस कर देती है और उसके ऊपर अपना टैग लगाती है
ताकि उसके दूसरे प्रोडक्ट को भी लोग पहचानना स्टार्ट कर दे कि भाई साहब एक तरीके से ये तो वही कंपनी है यार जो ये वाला प्रोडक्ट बेचती है और ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ये लोगों के ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, ग्रीन वॉशिंग नहीं है, ये लोगों का ब्रेन वॉशिंग आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी ये जो चीजें चल रही हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, लोगों को इन्वायरमेंट के नाम पर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कंपनीज के द्वारा की जा रही है और ये काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। अपने प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज बताकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल सही है, और लोग उस पर विश्वास कर कर वो उन चीजों को खरीद भी लेते हैं और मिसलीडिंग एड लगाते हैं उनके ऊपर, चलाते हैं और मिसलीडिंग लेबल लगाते हैं उनके ऊपर, लोगों को बेसिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कंप्लीटली। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो इस तरह की हरकतें जब कर रही हैं, ये क्लाइमेट के नाम पर, आप लोग देखो क्या रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो लोग हो सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट ना खरीदते, उसके कंपेयर में कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते, पर ग्रीन के नाम पर ये प्रोडक्ट खरीद लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ग्रीन पटाखों के नाम पर कोई नॉर्मल पटाखे बेचना स्टार्ट कर दे, लोग तो ये सोचेंगे ग्रीन पटाखे पटका रहे हैं, ऐसा हम लोग और ज्यादा पटकाएं क्योंकि इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचेगा नहीं। और पता चला उसके अंदर में पुरानी बोतल, नहीं कहते कि नई बोतल में पुरानी शराब भरकर दे दी, वो वाली कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। और ये खेला ऐसा खेला जा रहा है ना, आप लोग बोलोगे कि मतलब चल क्या रहा है दुनिया के अंदर में, तो बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर। तो जो वोल्क्सवैगन कंपनी के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर एक शानदार एग्जांपल यहाँ पर निकल कर आया। बताना किस कंट्री की है ये कंपनी, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले जब सामने चीजें निकल कर आई कि ये खेल कैसे खेल रहे हैं, ऐसा आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं। इंपैक्ट देखो आप लोग इसका, कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? वो तो सोचेंगे यार इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है भाई साहब, हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा नहीं रहे, वो तो ये सोचेंगे ना दिमाग में, पर लेकिन इन रियलिटी वो कोई भी इन्वायरमेंट को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। कंपनीज के लिए क्या चल रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में इसलिए इंगेज हो रही है क्योंकि यहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोई भी कंज्यूमर होगा वो उन्हीं का प्रोडक्ट अगर चूज करेगा कि भाई साहब ये वाली कंपनी, बस यही कंपनी चाहिए, यही तो एनवायरमेंट का ध्यान रखती है, यही तो हमारे देश हित के बारे में बात करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बाबा रामदेव जी की कंपनी जो है बहुत ही शानदार तरीके से आगे निकल कर आई, उसके अभी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। उनमें सद आई ड्रॉप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, उसमें कई सारे प्रोडक्ट बैन कर दिए गए। वो नेशनलिज्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसके अंदर इतनी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही थी, ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो ये ऐसी भी न्यूज अभी यहां पर सामने निकल कर आ रही थी जब मैं देख रहा था न्यूज। 5 या 6 के करीब कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर अभी यहां पर उनके उत्पादन पर ही रोक लगा दी गई है। ये समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर में किया गया यहां पर। तो उनका हर एक प्रोडक्ट क्या रहता है, देश का प्रोडक्ट है, ठीक है, देश हित में प्रोडक्ट है, पर लेकिन इन रियलिटी क्वालिटी मेंटेन रखने के नाम पर वहां पर क्वालिटी नहीं रहती है, बहुत सारे इश्यूज और देखने को मिलते हैं। तो ये तरीके आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि मार्केट का लूप होल देखकर मार्केट में घुस तो जा रहे हो, पर लेकिन क्या वो क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड करा पा रहे हो जो मार्केट में क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाली क्वालिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट के बेस पर नहीं, क्वालिटी के बेस पर करो, इन्वायरमेंट के बेस पर करो, लोगों की हेल्थ के बेस पर करो, ताकि वो सही लगे लोगों को और लोग उसका यूटिलाइजेशन भी करें। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ग्रीन इंडस्ट्री है यहां पर, उनके अंदर लोगों का ट्रस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे ग्रीन ग्रीन बोलकर ये तो ब्लैक पिला रहे हैं यार, ग्रीन टी बोलकर ब्लैक टी पिला दिया, ठीक है। नहीं बोलते कमा बिरयानी, वो क्या बोलते हो, कमा बिरयानी बोलकर क्या खिला दिया, वो वाली, वो कमा बिरयानी बोलकर कोई चिड़िया बिरयानी, क्या था वो डायलॉग था उस मूवी का, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है यहाँ पर, सिचुएशन सीधा सीधा यहाँ पर है कि कुछ और बोलकर कुछ और खिलाकर चले गए, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसका देखिए आप लोग कस्टमर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कंपनीज को प्रॉफिट हो जाएगा, इनडायरेक्ट वे में तो ये अपने ही ऊपर बर्बादी कर रहे हैं ना, यानी कि इस प्लैनेट पे ही रहेंगे, ये कंपनी वाले भी इसी प्लैनेट पर रहने वाले हैं, ऐसे तो नहीं मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, हम लोग भी इसी ग्रह पर रहेंगे। जो नुकसान होगा वो तो सबको होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। जो क्लाइमेट चेंज वाली बातें हो रही हैं, किसानों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इनको वो नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पॉलिथीन अपने घर में से निकालकर भाई साहब रोड के बराबर में ले जाकर फेंक दी कि हाँ हमारे घर में तो पॉलिथीन है नहीं, हम तो यूज कर ही नहीं है। गंदगी अपने घर में से निकालकर बराबर में फेंक दी। जिस मोहल्ले में आप लोग गंदगी फैल रही है वहां पर कल को पानी बरसेगा, कल को उसमें कीटाणु होंगे, हवा चलेगी, आप लोग घर में भी वो हवा आएगी, पानी घुमा फिराकर वो ग्राउंड टेबल में जाएगा, एक तरीके से पानी जमीन के अंदर जाएगा, आप लोग का वाटर टेबल, वही पानी आप लोग भी पीने वाले हैं, उसी पानी से कोई सब्जी उगाएगा, वही सब्जी आप भी खाने वाले हो। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, अगर आप लोग इस पृथ्वी को गंदा करोगे तो किसी और की चीज गंदी कर रहे हो, आप लोग अपनी चीज बचा के ले जा रहे हो। इतना अच्छा सोच कहां से लाते हो मेरे दोस्त कंपनी वालों।
तो ये वाली चीजें हैं, और ये आप लोगों के और मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम लोग सोचते हैं हमारा घर बस सेफ रहे, इससे उस इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ता रहे, तो वो इनडायरेक्ट वे में लंबे टाइम के बारे में जब आप लोग सोचोगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगे। तो ये चीजें जरूरी हैं, इनके बारे में सोचा जाए, ये जरूरी है। अगर नहीं सोचेंगे तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। इवन ये चीजें तो लोगों को स्कूल में पढ़ानी चाहिए और बच्चों को, ताकि बच्चे समझ सकें। चलो बच्चों को तो पढ़ा दी, इनका क्या करें जो ये खुद ही हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बड़े से बड़े चार्ज लगने चाहिए। तो इनको अवॉइड कैसे करना है, तो स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बोला जाए, आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा पूरा आंसर लिखने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके का आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी रेगुलर आप लोग आंसर पोस्ट करते हैं, अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट 2 या फिर 3 क्वेश्चन आप लोग रिव्यू करिएगा, उससे पता चलेगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सब अपने आंसर जो है पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी देखो तो सही है, चीजें अवेलेबल हैं, आंखें खोलकर देखो तो सही, आप लोगों को पता चलेगा खुद कि हाँ कैसे कैसे आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग अच्छी सी चीजें एंजॉय करोगे तो जानने को मिलेगा। एक ये पर्टिकुलर चैनल है जिस पर बहुत सारी चीजें आप लोगों की पोस्ट की जाती है, प्रैक्टिस भी आप लोगों की हो जाती है। डेली एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग अपना, देखिए ये न्यूज के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन भी बढ़े, जब इसी सेट के पेपर में जाकर बैठो तो पढ़ पाओ, उसको ढंग से समझ पाओ, तो एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ा करो। और एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है, उसमें कुछ वोकैबुलरीज भी आप लोग की रहती हैं जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को SLVpedia पर देखने को मिल जाता है। SLVpedia ये स्टडी लवर वीर का ही एक छोटा बच्चा आप लोग बोल सकते हो ठीक है। एक बच्चा बोला सर SLVpedia, कह रहा है कुछ नहीं यार, नाम आया दिमाग में मैंने रख दिया, विकीपीडिया ऐसे SLVpedia कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, ये मार्केट में अलग चीज चल रही है, यहाँ पर कुछ कमाई हो रही है, ठीक है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इनको याद रखते हैं। वो एक वर्ड ऑफ द डे आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देकर चलो। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा चैनल जो सबके पापा हैं वो है यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से, ये PDF आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये सारे चैनल, कई सारे, आप 3 चैनल बेसिकली आप लोगों के सामने होंगे, स्टडी लवर वीर, वीर तालियान और SLVpedia, तीनों के तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कई सारी वीडियोस पोस्ट करते रहता हूं, अगर आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई को लेकर चलना चाहते हैं तो, ओके। अब यहां पर कैसे अवॉइड करना है अगर कल को चलकर यहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक रहना है, बी स्पेसिफिक, यानी कि आप लोग बोले कि हाँ ग्रीन वॉशिंग आप लोग कर रहे हैं, वो अगर स्पेसिफिक रहना स्टार्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट है भाई साहब, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, सीधा सीधा लिखना है, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर चीजों को यहां पर लिखना है। इको फ्रेंडली है नहीं है, इको फ्रेंडली बता रहे हो, वो हरकतें यहां पर नहीं करनी है, ठीक है। तो जेनरिक टर्म यूज नहीं करनी है, स्पेसिफिक टर्म आप लोगों को यूज करनी है, ये बताया गया। यूज डेटा, यानी कि डेटा आप लोगों को बताना है कि किसके अंदर में कितनी चीजें क्या क्या है, अपना डेटा लिख दो बाकायदा वहां पर कि भाई साहब इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर में, मतलब उसके ऊपर लिख दो बाकायदा, ताकि लोग जो है वो समझ सके। और यार देखो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ लोगों के लिए सच्चाई आप लोगों को रखनी है, आज नहीं तो कल लोग आप लोगों का झूठ पकड़ लेंगे, और जिस दिन झूठ पकड़ा गया ना उस दिन फिर आप लोग ट्रस्ट गेन करते करते ना बूढ़े हो जाओगे, पर लोग आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा धब्बा लग जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड बना के रखना, कंपटीशन में आओ ना, सामने वाला कोई कॉम्पीट कर रहा है तो उससे कंपटीशन में आओ, सामने वाला आपको लोग के सामने कोई प्रोडक्ट बना के लेकर आया, उससे बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ ना आप लोग, ठीक है। सामने वाले को कंपटीशन तो दबा के देखते हैं कौन कहां पर टिक पाता है। कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अगर लेकर आ रहा है आप लोग इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आप लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, अपने प्रोडक्ट पर काम करो, ना कि आप लोग क्या करें, आप लोग यहां पर चिंदीगिरी करना स्टार्ट कर दो। तो ये देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेशन आप लोग का ठप्पा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, यानी कि ये नहीं कि स्टडी लवर वीर के नाम पर कोई भी यहां पर कोई भी न एक तरीके से ना ये लोगो चिपकाया और बोल रहे हैं कि स्टडी लवर वीर का प्रोडक्ट है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी होना चाहिए, वो देखने को मिलेगा। और यार सोसाइटी की भी अकाउंटेबिलिटी है, आप लोग अपना सोचे कि जो चल रहा है हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आज नहीं तो कल आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नुकसान अगर इन्वायरमेंट में हो रहा है, कुछ भी नुकसान अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आज किसी के साथ में हो रहा है कल को आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ी चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ये चीजें जरूरी है, अगर नहीं सुधरी तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग के नाम पर कुछ आप लोगों के सामने यहां पर चीजें हैं, ठीक है। बोला यह जा रहा है कि अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि कंपनीज मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को, और यहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पर 73% ऑफ ग्लोबल जो कंज्यूमर है, ठीक है,
वुड चेंज देयर कंजप्शन हैबिट टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंट इंपैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को वो कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में बोल तो दिया कर लेंगे, पर जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोचकर उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ जो डेटा है आप लोगों के सामने इन्हीं चीजों से रिलेटेड है यहाँ पर, जिसके ऊपर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। कोई कपड़ा लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आ रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में बात करें तो लेस देन 5% जो कार्बन एमिशन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्चुअली रिमूव किए जाते हैं तो कम। देखिए एक तो चीज ये है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट ही ऐसे यूज न करें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पर वो तो आप लोग देखें पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट ही यूज नहीं किए। दूसरा पेड़ भी लगा रहे हैं हम लोग ऊपर से यहाँ पर एक तरीके से यानी कि अपनी आदतों के साथ में हम लोग को चीजों को सुधारना पड़ेगा, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट इंपैक्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। अगर लिखने के लिए जब क्वेश्चन दूंगा तो यहाँ पर 6 ऐसे पाप सिंस आप लोग बोल सकते हैं जो ग्रीन वॉशिंग के हैं। सबसे पहला है फिबिंग, यानी कि मेकिंग इन्वायरमेंट जो क्लेम है वो सिंपली फॉल्स, यानी कि झूठे मूठे एक तरीके से मार्केट में लाकर रख देना कि हाँ ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। वेगनेस, यानी कि नॉन स्पेसिफिक रहना, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं वो चीजें आप लोगों को देखने को मिला। किसी चीज के लिए कोई प्रूफ न देना, जो एक तरीके से एक्चुअल चीज है उसको छुपा के रखना, ठीक है। एक कोई छोटी चीज बता दी, अच्छा ये चीज है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और पूरा प्रोडक्ट उसी के नाम पर बेच दिया, ये गलत है। इररिलेवेंट जो चीजें हैं मटेरियल वगैरह वो यूज करना, और लेसर इविल, यानी कि कुछ ऐसा नहीं एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ इतना तो चलता है, आटे में नमक जितना तो काम चलता है, वो वाली चीजें। किसी एक प्रोडक्ट में छोटी सी कमी है, चलो चलने दो, क्या चल रहा है, इतने तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जब लार्ज स्केल पर उसको यूज किया जाएगा तो वो एक ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज देखो, 4744 ग्रीन प्रोडक्ट जो है यूएसए और कनाडा के अंदर में जब यहां पर उनको सर्वे किया गया, 95% प्रोडक्ट जो थे यहां पर वो गिल्टी पाए गए ग्रीन वॉशिंग के। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं 95% प्रोडक्ट के ऊपर बस लेबल लगा हुआ है भाई साहब, उनके अंदर सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो आप लोगों को 6 बेसिकली स्टेप बताए गए, ये सारे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, ये प्रोडक्ट बेचने के नाम पर इन्होंने तो हरकतें कर दी कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ये बच रहे हैं किस चीज से, ये कार्बन क्रेडिट से बच रहे हैं, क्योंकि पता है कि आप लोग अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाओगे कार्बन को तो फिर आप लोगों को ग्रीन हाउस एमिशन के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स टाइप में चीजें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इंडिविजुअल तो खरीद रहा है, मजे ले रहा है, पर इन रियलिटी ये अपने ही आपको यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर काफी अच्छा लगा था जब मुझे लगा जो इंडस्ट्रीज है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, उनको यहां पर देखने को मिलेगा ऐसे लोग जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर ऐसी कंपनी या फिर ऐसी कंट्री, उनको यहां पर एक तरीके से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूं और आप लोग इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप लोग बेसिकली अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट नेचर के साथ में, तो आप लोगों को मुझको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर उस कंट्री को या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को। ये इस तरीके से कार्बन क्रेडिट की बात की गई, यानी कि मुझे मेरे पास में यहां पर बेसिकली जो भी नेगेटिव चीजें उसके लिए पे करना पड़ेगा यहां पर। यानी कि ये जो धरती है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये मेरे बेसिकली परिवार का नहीं है कि मेरी जायदाद है, मैं इसको जितना चाहूं उतना बर्बाद करूं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। 2011 में ये जो कार्बन क्रेडिट शब्द बोला है मैंने, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और इंटरेस्टिंग पूछा गया कि नोट करेक्ट आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बोला गया कि कार्बन क्रेडिट जो सिस्टम है ये एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा भी यहां पर रेक्टिफाई किया गया, ठीक है। दूसरा बोला गया कार्बन क्रेडिट जो है ये बेसिकली उस ग्रुप या फिर कंट्री को दिया जाता है जिन्होंने रिड्यूस किया है ग्रीन हाउस एमिशन का कोटा अपना। कार्बन क्रेडिट का जो गोल है वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज, जो यहां पर उसको लिमिट करना जो इंक्रीज कार्बन डाई एमिशन हो गया है। तीसरा बोला गया कि यूएन जो है वो फिक्स करता है इसके लिए टाइम टू टाइम चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहां पर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इंटरेस्टिंग 2022 में अगर यूपीएससी का आप लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा, ग्रीन वॉशिंग के बारे में शानदार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। ये डायरेक्ट आप लोग देखते हैं, जिसको लगे कि यार ये टॉपिक कहां से आ गया, अभी इसके ऊपर आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले टाइम में। बात की जा रही है कि कन्वे करना फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटली साउंड है, ये बातें यहां पर बताई जा रही है, ठीक है।
तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर करेक्ट हो गई। देखिए, लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना ताकि वो उनके प्रोडक्ट यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर दें, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से ग्रीन वॉशिंग के रेफरेंस में यहाँ पर दे दिया गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया। बोला गया इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए ट्रू इंप्रेशन और लीडिंग जो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो प्रोडक्ट है आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है यहाँ पर अनसस्टेन क्लेम, जो कि सस्टेन नहीं है, यहाँ पर कंज्यूमर के लिए जो बेसिकली बिलीफ दिलाया जाता है उनको, ताकि पॉजिटिव रहे, पर लेकिन रियलिटी में पॉजिटिव नहीं रहता है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और यहाँ पर ट्रू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, जबकि मिसलीडिंग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के बारे में बोला जा रहा है। कार्बन क्रेडिट ये एक तरीके से मेजरेबल वेरीफाइबल एमिशन है जो रिडक्शन करता है सर्टिफाइड ये क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड करते हैं ग्रीन हाउस गैस को। तीसरा बोला गया यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो कि बाय करती है कार्बन, जो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट, वो टेम्परेरी एक तरीके से या फिर ये एक तरीके से रिटायर्ड या फिर सो लेटर इट कैन रीयूज, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बोला गया है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि वो उसको मिल गया तो वो इसके लिए परमानेंट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट है यहाँ पर। 2014 में यूपीएससी ने मेंस के अंदर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जो कि आप लोग देखते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की जा रही है और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में, और यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इंडिया के बारे में बोला गया कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में किस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। या ग्रीन वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा एक बनाकर, जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर कार्बन क्रेडिटिंग के ऊपर। तो यहां से आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये आर्टिकल? फीडबैक अपना जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा। कहीं पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि समझ में ना आई वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी आगे से कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में खोजें, खरीदें, तो रिसर्च एंड स्टडी कर खरीदें या खोजें, ताकि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न देखने को मिले। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे। जीएसटी 3 शब्द का ये ऐसा टैक्स है जिसने स्टार्टिंग से ही बवाल मचा रखा है। यानी कि कभी जीएसटी के बारे में ये बोला गया था कि जीएसटी ये करेगा, जीएसटी वो करेगा, पर लेकिन जीएसटी ने क्या किया और क्या जीएसटी जरूरी था, और अभी फिर से जीएसटी न्यूज़ में क्यों आ रखा है, सारी बातें बड़े ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देश के अंदर बोला गया, आखिर क्यों, वो भी हम लोग समझेंगे। और अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ में आया है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को पता होगा मिड नाइट में यहाँ पर जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। उस टाइम पर रात को सेलिब्रेट किया गया जीएसटी डे के रूप में। डेट याद है आप लोगों को? बताओ किस किस को डेट याद है। अभी आप लोगों से मैं बात करता हूँ बेसिकली जीएसटी के बारे में। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था कि देश में ये बातें बार बार बोली जाती रही थी कि यार एक ही टैक्स होगा पूरे देश में, 1 कंट्री 1 टैक्स, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही थी। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इसके चलते फिर यहाँ पर इसके अंदर में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर रख दी गई, यानी कि मल्टी टायर्ड सिस्टम आ गया यहाँ पर एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे थे जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया गया, पर उसको भी हम लोगों ने 0 टैक्स बोला। उसके बाद में कुछ आइटम ऐसे थे जिससे 5% का टैक्स लगा दिया, फिर कुछ पर हम लोगों ने 12 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 18 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 28 का लगा दिया। इस तरीके से चीज़ें चलती रही। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिस पे 28 प्लस हो गया, यानी कि कुछ ऐसे लग्जरी आइटम जिनके ऊपर 28 से भी ऊपर जीएसटी यहाँ पर लगा दिया गया। पर जो मेन थे यहाँ पर बेसिकली वो 4 स्लैब रखे गए, जिनको 5, 12, 18 और 28 बोला गया। ये स्लैब हमारे देश में क्रिएट कर दिए गए कि हाँ यार इस कैटेगरी में जीएसटी आप लोगों को देना है। मतलब कि ये ऐसे सामान है, मतलब जो भी सामान होंगे अलग अलग कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बात कर रहा है रेफ्रिजरेटर के बारे में, कार के बारे में, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। रेफ्रिजरेटर 18 में आ गया और कार जो है 28 में आ गया। कोई बात करे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो 5% में आ गया। कोई बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फूड, जैसे कि पैकेजिंग आ गई फूड की, वो उन्होंने 12% में रख दिया।
लग्जरी कार हो गई है, कोई BMW लेके घूम रहा है, कोई इससे बड़ी कोई एक तरह मर्सिडीज लेके घूम रहा है, तो उन पे 28 में भी प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि मैंने बात की अभी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, ठीक है, तो सरसों का तेल, उस पर 5% का अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग बेसिकली पैक कर कर बेच रहे हैं, और एक साइड में लग्जरी कार है जैसे BMW, उस पर हम लोग 28% का टैक्स लगा रहे हैं। अब भाई साहब दोनों आइटम बिल्कुल अलग अलग है। अब दोनों आइटम पर अगर एक जैसा टैक्स हो जाए तो ये कैसा रहेगा, सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि एक इंसान सरसों का तेल तो यार घर में सब यूज कर रहे हैं, कोई खाना बनाने के लिए, कोई किसी चीज के लिए, ठीक है, पर लेकिन कार जो है, इतनी बड़ी कार एक तरीके से वो सब थोड़ा ना यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लगा कि यार एक टैक्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग टैक्स रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रख लिया। पर लेकिन जो ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया, इसके चलते भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलने लगे। कोई बोल रहा था कि यार ये तो 12 में रख दिया, 18 में होना चाहिए था। कोई बोल रहा है ये तो 18 में रख दिया, ये तो 5 वाले में होना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे इशू आने लगे, क्योंकि बेसिक पर्पज इसका यही था कि कैसे हम लोग को एक सिंगल टैक्स लेकर आना है। तो इसमें बहुत सारे टैक्स जो थे उनको सब्ज्यूम किया गया था, यानी कि इतने सारे टैक्स थे अलग अलग हमारे देश में, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसको लाने का पर्पज क्या था? इसको लाने का पर्पज ये था कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी कि जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, और वो सारे यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में बेसिकली एक तरीके से कुछ ही सिस्टमेटिक वे में ये गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाया करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया, यानी कि यहाँ पर 3 मॉडल का GST लेकर आया गया। एक मॉडल का GST तो बोला गया सेंट्रल GST, जिसमें यहाँ पर GST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर स्टेट GST, जिसमें स्टेट के कंट्रोल में आएगा। और तीसरा बोला गया यहाँ पर ड्यूअल GST काइंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया और बोला गया कि इस GST को लगाने के लिए हमारे देश में एक GST काउंसिल रहेगी, और वो GST काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर काम करेगी एक सिस्टमेटिक वे में। और उसके जो हेड होंगे, वो चेयरमैन जो होंगे उसके, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करेंगे। तो ये GST के बारे में भी उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पर अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है बिबेक डिब्रोय साहब, उनके द्वारा बोला गया कि यार देश के अंदर ना सिंगल GST होना चाहिए, यानी कि एक ही टैक्स होना चाहिए यहाँ पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जी हाँ, बहुत सारे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर चलता है। और जब GST को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, उसमें बोला भी गया कि हाँ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पर लेकिन यही है कि कितने लार्ज स्केल पर आप लोग कौन सी चीज को कहाँ पर रख सकते हो। क्योंकि 5 वाली अगर 15 हम लोगों ने टैक्स लगा लिया, 20 का लगा लिया हम लोगों ने, कोई 15 है, ठीक है, अगर 5 वाली चीज है उस पर 15 लगाना पड़ेगा, और 28 वाली चीज है उस पर ही 15 लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीज ऐसी होंगी जिसपे 5 लग रहा था उस पर 15 हो गया, कुछ चीज ऐसी होंगी इस पर 28 लग रहा था उस पर 15 हो गया। तो कहीं फायदा और कहीं नुकसान होगा। तो अल्टीमेट गोल गवर्नमेंट का क्या रहता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में इकट्ठा हो जाए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में नहीं आ पाता है, तो फिर कैसे हमारा सिस्टम चलेगा? हमारे देश में एजुकेशन की पॉलिसी आ रही है, हेल्थ की पॉलिसी आ रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बांध बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम देश के अंदर लाई जा रही है। ये गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के थ्रू, वो टैक्स के थ्रू आप लोगों तक फिर सारी चीजें जो हैं वो पहुंचती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर, अगर ध्यान से सुना होगा, सेंटर भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी टैक्स लगाता है। तो यहाँ पर 3 मॉडल में GST लेकर आया गया। इन तीनों मॉडल को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि बिना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ में काम किए हुए ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आप लोग खुद सोचो, एक वैट जैसे टैक्स, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते थे, यानी कि जैसे कि एक आइटम आज बनाना स्टार्ट किया, पहले उस पर टैक्स लगा, फिर उसमें खुद और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा, फिर कुछ और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा। जैसे कि आप लोग आज के दिन में उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लीजिएगा। गेहूं में से खेत में से गेहूं निकाल कर आए, गेहूं में से खेत निकाल कर खेत में से गेहूं निकाल कर लेकर आए, और जो वो गेहूं है उनको आगे पीस कर हम लोगों ने आटा बना दिया, ठीक है, आटे को पैक कर दिया, उसके ऊपर मान लीजिए पैक्ड जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लग गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, उस आटे की आप लोगों ने ब्रेड वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, उनको बेका, फिर उनके ऊपर टैक्स लग गया।
तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी ने उनके पकौड़े बनाकर पैकेट कर उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अलग से, तो इस तरीके से जो जो वैल्यू आप लोग ऐड करते गए उसके ऊपर टैक्स लगता गया, और ये स्टेट का काफी अच्छा टैक्स हुआ करता था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा कमाया करती थी। पर लेकिन अब क्या किया, अब स्टेट गवर्नमेंट का ये टैक्स भी जो है वो जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। अगर ये टैक्स जीएसटी के अंदर डाला गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो टैक्स हुआ करता था उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो स्टेट ने बोला कि भाई साहब हमारे हाथ में पावर होना चाहिए जीएसटी को लेकर, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल में काफी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, काफी वेटेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इसमें एक मिनिमम कोरम रखा गया, यानी कि 50% मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर चीजें जो है जीएसटी काउंसिल की स्टार्ट नहीं होगी, और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 लोग रहने जरूरी हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, मान लीजिए 16 लोग हैं टोटल जीएसटी काउंसिल के अंदर में, तो यानी कि आप लोग देखते हैं 3/4 ये इतने लोग बोलेंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि टोटल 16 में से 12 लोग अगर किसी बात को बोलेंगे तो ही उस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उससे पहले उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर पूरा रखा गया। सेंटर जो है उसके पास में जो वोटिंग है काउंसिल के लिए दी गई यहाँ पर 1/3 आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी की जो पावर है ये यहाँ पर 3/4 जो है वो आप लोगों को वो एक तरीके से 1/3 यहाँ पर हो गए, 2/3 हो गई, वो पहुंच गई किसके पास में, वो पहुंच गई स्टेट के पास में। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि स्टेट के पास में ज्यादा पावर दे दी गई यहाँ पर, इसके चलते ताकि एक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जिसको आप लोग संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम आप लोग बोलते हैं। तो ऐसा फेडरल सिस्टम देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया इस जीएसटी काउंसिल के तहत यहाँ पर। और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन मैंने अभी बताया फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है। इसी के साथ में मिनिस्टर और अदर फाइनेंस जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस रहते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर, ये सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस तरीके से रहते हैं। एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक काउंसिल बनती है। आप लोगों को मैंने बता रखा है काउंसिल और इसी के साथ में कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। काउंसिल में आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि चुने हुए लोग वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको काउंसिल बोला जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर ये काउंसिल जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, और फिर यहाँ पर ये टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर कल को चलकर यहाँ पर ये 4 टैक्स अगर लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला अभी 4 रेट लेकर आते हैं, ये 4 रेट वो हैं वो तभी इंप्लीमेंट होंगे अगर यहाँ पर राज्य जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, वो क्या है, अक्सर जीएसटी के अंदर में जो भी डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो काम सारे हो जाते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ तो स्टेट भी मिलकर काम करेगा, फिर सेंटर कैसे काम कर लेता है, इसके पीछे थोड़ी टेक्निकलिटीज है, थोड़ी क्या मतलब ज्यादा तो नहीं है, आराम से समझाऊंगा तो समझ जाओगे। पीछे बेसिकली मुद्दा यह है कि आज की डेट में आप लोगों को पता होगा अपने देश के मैप के ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे, जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर आप लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में होगी, मतलब जहां जहां पर भी आप लोगों को एक तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम उन्हीं राज्यों में यहाँ पर आप लोगों को आसपास में अगर आप लोग नजर उठाकर देखोगे वही गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलाती हुई नजर आएगी। जब कांग्रेस पावर में थी उस टाइम पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी पावर में है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब यह है कि आज की डेट में अगर ये मुद्दे को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में गवर्नमेंट है, और इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल के अंदर में वही मुद्दा आगे बढ़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि स्टेट जो है वो मना तो करेंगे नहीं कि मोदी जी ने बोल दिया ऐसा करेंगे, स्टेट बोले नहीं तुम्हारे नहीं मानेंगे, मोदी आना आना शाम को तुमको बताते हैं अभी, ठीक है। तो वाली चीजें हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ऑल गुड्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीका टैक्स लेकर आते हैं तो उसको देखना होगा कि कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये पूरा सजेशन अभी दिया गया है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये अभी लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये ऐसा बिल है। देखिए इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जब बहुत सारे टैक्स इकट्ठे कर आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम के अंदर डालते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो नहीं कहते कि शादी में अक्सर कोई ना कोई रूठ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बोलते हैं ना कि यार सबको खुश करना शादी पॉसिबल नहीं है, कभी फूफा जी रूठ गए, कभी बुआ जी रूठ गई, ठीक है, कभी मौसी रूठ गई। तो वही बातें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता था। तो इंडियन अगर आप लोग बात करेंगे जीएसटी सिस्टम के अंदर में, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 122वां, ये यहाँ पर बिल लेकर आया गया, ठीक है।
आगे चलकर 2016 में इसको अप्रूवल मिला और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी जो है बेसिक, जो यहाँ पर एक तरीके से इसको जो सिस्टम को स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर लाया गया राज्यसभा में, और 101वां ये एक्ट बना 2016 में। मतलब क्या है, ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यहाँ पर यूज हो जाएगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने और वहां पर ये लिखा हो कि इतने नंबर का बिल है और इतने नंबर का एक्ट है, तो याद रखिएगा बिल की संख्या हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे बिल जो हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो बिल ही रह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो एक्ट की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि जब कानून बनते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, पर लेकिन बिल जो है वो स्टार्टिंग में बेसिकली बिल के तौर पर आते हैं। फिर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब जाकर वो आगे चलकर गजट में पब्लिश होकर कानून बनते हैं। तो इसलिए ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बिल की संख्या हमेशा कम होगी, कानून की बिल की संख्या हमेशा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो कानून बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे सेंट्रल जीएसटी के अंदर में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट के अंदर में जीएसटी, लग्जरी टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रेड। तो इससे फायदे ये भी हो गए कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई सारे यानी एक तरीके से टंडेरे जुड़ा करते थे। कोई काम कर रहा है आजकल में राजस्थान के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहा है फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। भाई साहब इनके ना वांदे लग जाया करते थे, यहाँ पर पता चला स्टेट के लोकल एरिया में वहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट पास ही नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक वे में अब चीज़ें इंप्लीमेंट की गई ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको हम लोग ड्यूअल जीएसटी के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट और यूनियन टैक्स को ताकि मिलकर काम किया जा सके। और एक आर्टिकल यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है आर्टिकल 246, इसके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 246A ये यहाँ पर स्टेट को पावर देता है टैक्स लगाने के लिए गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 279A, यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है अनुच्छेद यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। जीएसटी काउंसिल फॉर्म किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल, और इसी के साथ में फिर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये हमारे देश में काम कर रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर इसको ढंग से जो है लेकर आगे चला जा सके। पर ऐसा नहीं है यहीं से ही एकदम आ गया, इससे पहले भी यहाँ पर चीज़ें हैं, कहीं से अगर बैकग्राउंड आप लोग जाकर देखोगे तो और भी आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री जो है इसकी नजर आएगी। मतलब क्या है, यहीं पर ही चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में 2003 में आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। 2003 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसको केलकर टास्क फोर्स बोला करते थे, यानी कि KTF, KGF नहीं KTF आया यहाँ पर, जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आगे चलकर फिर बातें की गई कि हाँ ऐसा करें, कुछ स्टेट रूट है, कुछ मनाए। पहला अटेम्प्ट जो जीएसटी का लाया गया बिल को प्रस्तुत करने का, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 115वां ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, ठीक है, 2011 में। पर लेकिन वो जो है पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद में जो थे बेसिकली इलेक्शन आ गए 15th लोकसभा के, और उसके चलते फिर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगेन 122वां अमेंडमेंट बिल लाकर इसको स्टार्ट किया गया और फिर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो याद रखिएगा आज की डेट में 140 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं जो कि जीएसटी को फॉलो करती हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। पर लेकिन सबसे पहला देश कौन सा था कि आप लोगों को बताएं, याद रखिएगा फ्रांस था पहला देश जिसने जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। और हमारे देश में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है जीएसटी के बारे में। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किस ईयर में हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताना, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बता पाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। अब जब जीएसटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी, कई सारी चीज़ें बेसिकली ऐसी देखने को मिलती है आखिर क्या इशू हो गया, तो सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ में इश्यूज क्या हैं। ये जब भी आप लोग जीएसटी के बारे में कुछ लिखेंगे
तो यहाँ से आप लोगों के लिए बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। एक तो पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, कम से कम अब 4 रेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गई, ठीक है। इसी के साथ में टैक्स को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अब जिस तरीके से पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत सारे लूप होल थे, तो लूप होल यहाँ पर खत्म कर दिए कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। जो टैक्स इवेजन था इनकी एक तरीके से, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कंट्रोल किया गया यहाँ पर, ठीक है। एक सर्टेनिटी टैक्स के अंदर लेकर आएगी कि हाँ यार ऐसा टैक्स होना चाहिए। करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, और इसी के साथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी बूस्ट हो गया। पहले उसको ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा करता था, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्ट्रीम लाइन में यहाँ पर टैक्स को लेकर आया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर से वही बोलूँगा, वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है और सारी चीज़ें बुरी भी नहीं होती है, ठीक है। इश्यूज हैं अभी भी यहाँ पर, आप लोग कई सारे टैक्स रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यू सेस यहाँ पर लगा दिया गया, ये तो एक इतना खतरनाक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है। और वो क्या करती है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा हुआ है, वो है 18% का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर हम लोग सेस लगाएंगे। सेस मतलब क्या होता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं। मान लीजिए 18% का टैक्स है, इसके ऊपर 1% का उन्होंने एजुकेशनल सेस लगा दिया। ये एजुकेशनल सेस क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। एजुकेशनल सेस हो गया, इन्वायरमेंट के लिए सेस हो गया, या फिर यहाँ पर किसी और पर्पज के लिए, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम चलानी है उसके लिए सेस लगा दिया, रोड के लिए सेस लगा दिया कि रोड खराब हो रखी है उसके लिए 1% सेस चाहिए, ठीक है। ये सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है बेटा जब तुमको पैसे की जरूरत होती है तुम ऊपर से सेस चिपका देते हो इसके साथ में और अपने पास से पैसा रख लेते हो, और इसका इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और हमको जो है उसका शेयर मिलता ही नहीं है। तो यार ये गलत बात है। तो कई जगह ट्रस्ट डेफिसिट के भी यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं, तो इसके ऊपर भी बात की जाती है। इसी के साथ में कुछ ऐसे एरिया जिनके ऊपर दोनों लड़ते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, रियल इस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में भी अलग अलग राज्य में जब आप लोग जाओगे इनके रेट आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे, है कि नहीं। आप लोग देखना किसी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लग रहा है, किसी के ऊपर शराब के ऊपर कुछ लग रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में कहते हैं कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्हें कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो वो वाली बात है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। लोग जो है मान लीजिए जा रहे हैं हरियाणा और एक तरीके से दूसरे राज्य के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार चल यहाँ से दारू ले लेते हैं, यहाँ सस्ती मिलती है, यहाँ से आप लोग ना एक तरीके से दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ से बियर ले जाते हैं कैन उठा के, ऐसा कर लेते हैं। देखो शादी में कहते हैं कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि हाँ वहाँ ना सस्ती मिलती है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी गलत होता है, इनकी कालाबाजारी होना स्टार्ट हो जाती है, और अलग अलग राज्य जो हैं फिर इनको लुभाते भी हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये गलत है, यहाँ पर ये एक ही सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों कि एक इंसान जो है बिजली के लिए कुछ और पैसा दे रहा है, दूसरे राज्य का इंसान कुछ और पैसा दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं कि यही तो है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर सब कुछ ठप पड़ा था, भाई सब अल्कोहल शराब की दुकान खोल दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आएगा। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें मजबूरी है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ उठा देती है। पिछली बार कोविड-19 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया कि हमारे पास में पैसा नहीं, अब क्या करें। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें ये इशू है। अगर फाइल करना है, अगर मान लीजिए आप जीएसटी फाइल करने लगे, मैं भी जीएसटी फाइल करने लगूँ, आसान नहीं है। बोल तो दिया है कि हाँ सिंपल कर दिए चीज़ें, पर लेकिन आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान को भी सीए से जाकर मिलना पड़ता है जीएसटी को फाइल करने के लिए। तो अगर इतना ही आसान बनाए तो कम से कम एक कॉमन इंसान के लिए बनाओ ना, इतना सिस्टमेटिक वे में उसको आसान कर दो कि कॉमन इंसान भी यहाँ पर उसको लेकर चलने लगे। हायर टैक्स रेट देखने को मिलता है कई सारे, कभी उसको बारे में रख देते हैं। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सोचिए, एक दुकान वाला एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उस पर पहले 12% का जीएसटी लगा था, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है उस पर अब उन्होंने 18% की स्लैब में पहुंचा दिया कि कल से इस पर 18% लगेगा। मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट ही है, वो मेवा वगैरह का बना हुआ है, शानदार बिस्किट का पैकेट, उस पर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, अब उन्होंने 18% लगा दिया। अब वो भाई साहब दुकान वाला क्या करेगा, 12 की जगह 18 लेना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, बोले कि नहीं तुमने गलत कर दिया, उन्होंने फिर से उसको 12 में ला दिया। अब लोगों को पता है क्या 12 चल रहा है कि 18 चल रहा है, अब वो फिर से उसको क्या करेगा, वो तो उसको 18 पे बेचता रहेगा। ऐसे बहुत सारी आइटम्स होते हैं जिसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज में निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते बोला जा रहा है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पाता है।
तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यार जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोग ढंग से समझ पाओगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये जो है प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। आई होप कि इसके बारे में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को जानने को मिलता रहता है, तो इसलिए इकट्ठा करके सारा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। 360 डिग्री एंगल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, तो टकटकी लगाकर देखना, तभी आप लोग उनके आंसर भी आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी आप लोगों से कॉमन सेंस के ऊपर खेलेगी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़कर इंसान जो है वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा गया और 3 स्टेटमेंट दी और बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को इसमें से चूज करनी है, यानी कि छटनी करनी है, ठीक है। जैसे नहीं प्रीलिम्स से छटनी करते हैं लोग। जीएसटी के बारे में बोला गया कि ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज। यहाँ पर एक तरीके से ये जो मल्टीप्लिसिटी है ना, इसको खत्म करेगा और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा किया गया जीएसटी के द्वारा, यस या फिर नो। बोला गया कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया हो रहा था उसको बिल्कुल खत्म कर देगा बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा बोला गया ये काफी लार्ज स्केल पर ग्रोथ और इकोनॉमी के अंदर में शानदार तरीके से ग्रोथ लेकर आएगा कि चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर के अंदर में। तीसरा ये बोला गया ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बड़ी ऐसी आई, मैंने कहा जो भी इंसान ये क्वेश्चन बना रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि देखो लोग सोचते कैसे हैं। अब आप लोग ये सोचो कॉमन सेंस से थोड़ा सा, अगर इतना ही खतरनाक टैक्स था ये, तो ये आज तक लाया क्यों नहीं गया? ये इतने दिन तक वेट क्यों किया गया? ये आते ही चाइना को ओवरटेक कर देंगे और भाई साहब करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर इसके अंदर इतना जादू की छड़ी थी तो अब तक तो ये आना था। फिर ये सारी जो है हवा की बातें कर रखी हैं। चीज़ें बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि इतनी ही बढ़ा देगा, और इसी के साथ में आज चीज़ों इकोनॉमी को आगे लेकर चलेगा पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि आते ही चाइना को ओवरटेक कर देगा तो ये बड़ी बड़ी फेंकी गई है दोनों की दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बहुत सारे टैक्स थे अलग अलग, उसमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश की गई है ताकि एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जा सके। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो कॉमन सेंस एक तरीके से यूज करने की चाहते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। जीएसटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट थ्रू द 122 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल, 101वां अमेंडमेंट एक्ट, 264वां मेंशन करता है स्टेट की पावर टैक्स लगाने के लिए, और 279A ये यहाँ पर मेंशन करता है जीएसटी काउंसिल के लिए। और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैंने काफी डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्लियर करना ही बेसिक पर्पज है। अगर आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर कर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोगों को चीजें जो हैं वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये आंसर है इसका सी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर यहां पर जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये मैंने बताया था कि 246, ठीक है, 264 नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेट को पावर दे रखी है और काउंसिल यहाँ पर ये अलग अलग से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के अंदर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अलग से भी क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों से जो कि पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर कि स्टेट के अंदर क्या पावर है, यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर है, 246A, 246B, 279A, 279B, तो याद रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना है। 246A जो है वो है बेसिकली स्टेट की पावर के बारे में, और 279A है जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। आगे बात की जा रही है यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि ईच डिसीजन मस्ट बी अप्रूव बाई 3/4 मेंबर ऑफ द काउंसिल। बोला गया कि मिनिमम 50% क्वेरम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में, तो बोला गया डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर डिले इन रूल आउट ऑफ इट्स रिजीम, यानी कि क्यों अब तक ये डिले चल रहा था, इसके बारे में 2013 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि इंप्लीमेंट बाद में किया गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं राइटिंग में भी। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जीएसटी के बारे में बात ही नहीं की गई है। बोला गया है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016।
आप लोग देखो यहाँ पर, अगर किसी को पता नहीं है कि ये एक तरीके से जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो घूम जाएंगे, यार ये कौन सा अमेंडमेंट पूछ लिया, और वो भी इकोनॉमी के अंदर आ गया अमेंडमेंट की बातें, ठीक है। तो ये आप लोग उसके देखते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोगों को अमेंडमेंट भी याद रहना चाहिए ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अमेंडमेंट लिख दिया और आप लोगों को टॉपिक तो पता है, जीएसटी का खूब अच्छे से तैयार कर रखा है, उन्होंने तो भाई साहब मजे लेने के मूड में आ गए, डायरेक्ट अमेंडमेंट लिख दिया, जीएसटी का नाम ही नहीं दिया, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि ये भी होना चाहिए, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो चहुमुखी विकास होना चाहिए उस टॉपिक का, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा था ना देश का बहुत बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो चेंज हुआ, बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ऐसे आप लोगों को बताना है कि ऐसे टैक्स बताना है आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सब्स्यूम कर लिए गए जीएसटी के द्वारा, ठीक है। और रेवेन्यू की इंप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ा उसके बारे में बताना है। 2020 में भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जीएसटी का जो सर्विस टैक्स है यहाँ पर कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट लेकर आया गया। कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिली उसके बारे में बात की, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर ये बोला गया था कि जो भी कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अगर उनको कोई कमी हो रही है तो कंपनसेशन देने के लिए भी प्रॉपर एक एक्ट लेकर आया गया ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। पर कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तो उस टाइम पर काफी एक तरीके से उसके बारे में हाहाकार हुई स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो कई सारे इश्यूज निकल कर आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए, तो अब आप लोग टॉपिक को समझ सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है इतने शानदार तरीके से कवर कर दिया कि कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके रिलेटेड। जो भी डाउट होगा वो पूछेगा, और फीडबैक जरूर दे देना अगर टॉपिक कैसा लगा है, ताकि अगर लगा कोई डाउट तो आगे चलकर उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन है सारे, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, क्या बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल जो कि आ रहे थे, कहीं जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी के बारे में, तो सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के टॉपिक के अंदर में। क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड करना सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर कल को लड़ाई हो जाती है तो किस कैटेगरी में आती है? एडवाइजरी कैटेगरी में आती है, एडवाइजरी जुडिक्शन, एपलेट जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, या फिर रिट्स जुडिक्शन। तो कहां पर आती है तो आप लोगों को बताना है। देखता हूं सही आंसर कौन देता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो यहां पर किस चीज में हेल्प कर रहा है? हेल्प कर रहा है प्रिजर्व करने में रेयर जो इंडियन लैंग्वेज है, प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन टू द रेयर स्पीसीज, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहां पर अजंता और एलोरा की केव, या फिर नन ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसके बारे में बातें करूंगा मैं आगे आने वाले टाइम में कुछ आर्टिकल्स। ये मोबाइल और अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबो, किसके लिए थी ये आप लोगों को यहां पर बताना है। बात की जा रही है सॉरी यार, 5 परमानेंट मेंबर जो है यूएन के अंदर में आप लोगों को पता है वो तो परमानेंट है, बाकी 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। कितने सालों के लिए? 1, 2, 3 या फिर 5? ये बड़ा एक साधारण सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, सरायघाट बैटल का। इसके नाम से आप लोगों को पता है एक अवार्ड भी देता है एनडीए के अंदर में, ठीक है। लचित बोरफुकन अवार्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, अकेडमी एनडीए के अंदर में, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो ये कब थी वॉर यहां पर आप लोगों को बताना है, 1671 या 1680 या 1709 या 1710, ठीक है, तो ये बताना है। बाकी यहां पर सीसेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो ये आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, तो सही आंसर बताइए, फिर आप लोगों को सही आंसर बताया जाएगा। तब तक मैं आप लोगों से बात करता हूं हारे आइलैंड के बारे में। हारे आइलैंड की लोकेशन आप लोग अगर देखोगे तो यहां पर ये साउथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा जूम करोगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर थोड़ा सा और जूम करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको देख सकते हो। तो हमारे देश का अंदर का यहाँ पर ये आप लोगों को आइलैंड यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैंने दिखा दी, और इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर एक उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप लोग मैप से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक बार उसमें को गो थ्रू हो जाया करो, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे हल्की सी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन की कैटेगरी में यहां पर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और इस मुद्दे को सुलझा नहीं सकता है, तो ओरिजिनल जुडिक्शन है यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। एलोरा की केव को बेसिकली बोला जा रहा है कि यहां पर प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, एक तरीके से रेयर इंडियन लैंग्वेज, कई सारी आप लोगों को यहां पर बेसिकली लैंग्वेज देखने को मिलती है, तो उसको प्रिजर्वेशन के लिए यहां पर बात की जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम सारे प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को यहां पर देश के अंदर में देखने को मिली, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहां पर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं, ये मैंने बताया था। इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट बन चुके हैं ये आप लोगों को बताना है। बैटल ऑफ सरायघाट ये 1671 में आप लोगों को देखने को मिली थी।
अंग्रेजों के साथ में जो ट्रीटी साइन की गई थी वो ट्रीटी कौन सी थी जिससे यहाँ पर ये राज्य जो है उसको कंट्रोल में आया था, ये आप लोग को बताना है। बाकी सी सेट का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा 36। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो कोई डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज की वोकेबलरी है, आप लोग इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो, फिर कल इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करता है और कितने सेंटेंस फॉर्म करता है। कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना, अपना प्यार दिखा सकते हैं, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग बता सकते हैं, पर लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं जीमेल पर, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। कोशिश करो ज़्यादातर तो इंस्टाग्राम पर मैं चीज़ें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देख लेता हूँ खोलकर कई बार। ठीक है, कई सारे बच्चों को ट्विटर तो यूज़ भी करना नहीं आता है तो ठीक है, जो भी है तो जहाँ पर भी आप लोगों को इजी लगता है आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, इजी विजी लगता है। ठीक है, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर द डे, अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।